हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम सीए इंटर लॉ की अमेंडमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको ये कौन से अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है? मई 23 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। आपको पता होगा पेपर में जो अमेंडमेंट आती है वो पेपर से 6 महीने पहले तक की जितनी भी अमेंडमेंट आई होती है वो एप्लीकेबल होती है। तो जिन बच्चों के पास हमारी मतलब आप लोगों के मई अटेम्प्ट के लिए जो 30 अक्टूबर 2022 तक जो अमेंडमेंट आई होंगी वो रेलेवेंट होंगी। जिन बच्चों के पास हमारी फोर्थ एडिशन बुक है, मैं क्या बोल रहा हूं, जिन बच्चों के पास हमारी फोर्थ एडिशन बुक है उसके ऊपर लिखा होगा अगस्त एडिशन, अगस्त की होगी वो, अगस्त 2022 की। तो उन बच्चों को खाली एक ही अमेंडमेंट करनी है, ये वाली जो मई 23 के लिए 6-7 पेज की है बस। लेकिन जिन बच्चों के पास हमारी उससे पहले वाली बुक है, थर्ड एडिशन है, तो उनको ये मई 23 वाली अमेंडमेंट भी करनी है और जो पिछले अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट रेलेवेंट थी नवंबर 22 वाली वो भी करनी है। तो उनको दोनों अटेम्प्ट की अमेंडमेंट करनी है, नवंबर 22 वाली भी और मई 23 वाली भी। और जिन बच्चों के पास हमारी फोर्थ एडिशन बुक है उनको खाली एक ही अमेंडमेंट करनी है, मई 23 वाली। और इससे पहले वाली जो अमेंडमेंट थी नवंबर 22 के लिए जो रेलेवेंट थी उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई थी। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। और आपको इस अमेंडमेंट के नोट्स चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के भेजना, आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीए इंटर, और आपका पर्पस में आप लिखोगे अमेंडमेंट्स रेलेवेंट फॉर मई 23 एंड नवंबर 22। बस ये 3 चीजें लिख के भेज देना, मैं आपको अमेंडमेंट शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। और किस नंबर पे मैसेज करना है? ये नंबर है मेरा 8802223513। इस पे कॉल मत करना, खाली मैसेज करना और 3 चीज लिख के भेज देना, आपको मैं नोट शेयर कर दूंगा अमेंडमेंट्स के। ठीक है। और ये मेरा प्रॉमिस है दैट यू विल लव इट। चलो स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स को। बाकी इस चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल। टाटा। टाटा इसलिए बोलो क्योंकि मैंने अमेंडमेंट की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, मैं उस वीडियो को इसमें मर्ज कर रहा हूँ एंड आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज अब हम स्मॉल कंपनी से स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्मॉल कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 85 और इसके अंदर अमेंडमेंट आई है बहुत तगड़ी। पूरी लिमिट ही चेंज कर दी, मतलब ये समझो कि डेफिनेशन ही बदल दी पूरी। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं इस डेफिनेशन को लेकर, स्मॉल कंपनी को लेकर, कि जब मैं बोल रहा हूं स्मॉल कंपनी तो स्मॉल कंपनी का मतलब है यहां पे बेस्ड ऑन इट साइज, कि मतलब ये स्मॉल किस वजह से कि इसका साइज बहुत छोटा है। अब साइज का मतलब मैं बिल्डिंग का साइज नहीं बोल रहा, साइज का मतलब इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कि उसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, उसका टर्नओवर जो है उसका अमाउंट छोटा है, तो इसलिए उन्होंने इसको बोला स्मॉल कंपनी। अब वो कितने अमाउंट तक स्मॉल कंपनी मानी जाएगी अभी हम वो समझेंगे इसके बारे में। और क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी आई है तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। और इसमें बार बार अमेंडमेंट आ रही है, ये तीसरी बार बदली है डेफिनेशन। वो तीसरी बार क्यों बदली है, पहले क्या लिमिट हुआ करती थी, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्मॉल कंपनी को। तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, तो लॉ कहता है कि जी स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब स्मॉल कंपनी कैन नेवर बी अ पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक कंपनियां छोटी कंपनियां नहीं होती। एक्चुअल में क्या है कि यहां पे स्मॉल कंपनी को, स्मॉल कंपनी का स्टेटस देने का लॉजिक ये है कि जो कंपनी इस डेफिनेशन के अंदर फॉल कर गई उसको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलेंगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ गई तो आपको जैसे एक नॉर्मल कंपनी को एक साल में डायरेक्टर्स के लिए 4 बोर्ड मीटिंग करवानी होती है, स्मॉल कंपनी एक साल में 2 बोर्ड मीटिंग भी करवा लेगी तो चलेगा, उनको 4 की जगह 2 भी करवा लेगी तो चलेगा, मतलब एक फायदा मिल गया। नॉर्मल कंपनी को अपनी जब बैलेंस शीट बनाती है तो उसको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों चीजें बनानी पड़ती हैं। लेकिन स्मॉल कंपनी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाएगी तो चलेगा। नॉर्मल कंपनी को अपनी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है, लेकिन अगर स्मॉल कंपनी अपनी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं भी करेगी तो चलेगा। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं कहना यह चाह रहा हूं कि स्मॉल कंपनी, अगर आप एज पर दिस एक्ट स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ गए तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। और ये क्या कहता है कि स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है? पहले तो उसने बोला इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, पहली बात। दूसरी बात वो ये कहता है कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ होगी एंड जिसका टर्नओवर, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, ये क्या कहता है, ये कहता है
स्मॉल कंपनी, पहली बात, इज अ प्राइवेट कंपनी, इज अ प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। पहली बात तो ये एक प्राइवेट कंपनी होगी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ होगी, मैक्सिमम 4 करोड़, एंड बीच में आएगा एंड, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए, एंड जिसका टर्नओवर एज पर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मैक्सिमम 40 करोड़ होगा, मैक्सिमम 40 करोड़ होगा। तो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ होगी और जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ होगा। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं तुम्हारे लोगों को, ये दोनों में एंड इसका दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। ये ना अमेंडमेंट कब आई है? ये अमेंडमेंट आई है 5/9/2022 को, 5 सितंबर 2022 को। पहले ये लिमिट पता है कितनी थी? अर्लियर सबसे पहले लिमिट होती थी कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 2 करोड़ होगी एंड जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 20 करोड़ होगा। ये इससे पहले होती थी। और इससे भी पहले एक होती थी जिसके अंदर यह था कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख होगी एंड जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ होगा। तो पहले, सबसे पहले जब स्मॉल कंपनी, जब कंपनी लॉ वाले कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी, जब कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ये कंसेप्ट ओल्ड कंपनी एक्ट में नहीं था, ये कंपनीज एक्ट 2013 में फर्स्ट स्टेप कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ये वाला स्मॉल कंपनी वाला और 1% कंपनी वाला। तो जब सबसे पहले स्मॉल कंपनी डेफिनेशन का जो जब जन्म हुआ था, तो उस टाइम पे स्मॉल कंपनी ये वाली मानी जाती थी कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। आज भी कुछ इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में कई कई जगहों पे ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, सबसे पुरानी वाली, सीए इंस्टीट्यूट हो, सीएस इंस्टीट्यूट हो, सीएम इंस्टीट्यूट हो, कई जगहों पे गलती है। आज भी कई जगहों पे ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि ओमिट हुए जमाना हो गया। 2021 में ये वाली डेफिनेशन कट गई थी, 2021 में कट गई थी। फिर 2021 के अंदर ही ये वाली डेफिनेशन आई थी जिसमें ये बोला गया था कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है, ये जो लिमिट पहले 50 लाख और 2 करोड़ वाली थी वो चेंज होकर ये वाली हो गई थी कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर 2022 में ये भी कट गई थी और 2022 के अंदर ये वाली डेफिनेशन आ गई थी जिसके अंदर अब ये बोला गया, इसी को डबल कर दिया। 2022 वाली डेफिनेशन में तो देखो मैंने बताया ना अमेंडमेंट कब आई थी, 5/9/2022 को, मतलब 5 सितंबर 2022 को। और 2022 के अंदर इसी वाली जो लिमिट थी इसको डबल कर दिया। पेड अप शेयर कैपिटल पहले 2 करोड़ थी, उसको 4 करोड़ कर दिया यहां पे इन लोगों ने, और टर्नओवर पहले 20 करोड़ था, उसको 40 करोड़ कर दिया इन लोगों ने। तो ये पहले वाली दोनों लिमिट कट चुकी हैं, अगर तुम्हारी बुक में होंगी भी तो उसे काटा मार देना, वो इररिलेवेंट है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप जो भी अटेम्प्ट दोगे आपके लिए ये वाली डेफिनेशन ही एप्लीकेबल है जो मैंने अब लिखवाई है, ठीक है, 4 करोड़ और 40 करोड़ वाली, ठीक है जी। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं पेड अप शेयर कैपिटल, तो ये मैं नीचे वाली काट देता हूं, पहले क्या थी। तुम लोगों ने अगर नॉलेज के लिए लिखनी हो तो वीडियो बैक करके लिख लेना जो मैंने तुम्हारे को लिखवाई है, बैक करके, अगर नॉलेज के लिए लिखनी हो तो, ठीक है। अब मैं बता क्या रहा हूं कि ये जो लिमिट है स्मॉल कंपनी, मैंने बताया इट इज अ प्राइवेट कंपनी और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 4 करोड़ होगी एंड टर्नओवर इसका मैक्सिमम 40 करोड़ होगा। अच्छा चलो, पेड अप शेयर कैपिटल तो आपके हाथ में होती है, बढ़ना घटना, लेकिन टर्नओवर तो आपके हाथ में नहीं होता। टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल्स, आप कितना माल बेच रहे हो। अब सेल्स तो कभी बढ़ भी सकती हैं, कभी घट भी सकती हैं, है ना। तो अब सुनना बड़े ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो तुम्हारी इस साल पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ थी, इसका मतलब ये तो लिमिट के अंदर थी, 4 करोड़ के अंदर थी, और मान लो तुम्हारा टर्नओवर इस साल 30 करोड़ था, अगले साल 50 करोड़ हो गया, अगले साल कितना हो गया? 50 करोड़। तो टर्नओवर तो तुम्हारे हाथ में होता नहीं, वो तो सेल्स है, जितना माल बिकेगा उतना टर्नओवर में आ जाएगा, तो वो तो तुम्हारे हाथ में। तुमने इसका ये वाली कंडीशन वायलेट कर दी, तुम इस कंडीशन से आउट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि तुमने कोई, तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं कोई पेनल्टी लगेगी, ये तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। बस जो स्मॉल कंपनी के तुम्हारे को बेनिफिट मिल रहे थे, कि मैंने तुम्हारे को बताया कि एक साल में 2 बोर्ड मीटिंग करानी है 4 की जगह,
है ना, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो सारे एडवांटेजेस आपसे छिन जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि स्मॉल कंपनी ऐसा नहीं कि कोई यूनिक कंपनी होती है। इंडिया में कंपनी दो ही होती है, मेनली प्राइवेट और पब्लिक। तो आप इसको फ्रॉम द डे वन नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनाओगे, ऐसा नहीं है इसके लिए स्मॉल कंपनी बनाने के लिए कोई अलग से नया फॉर्म जाता है। जैसे 1% कंपनी को बनाने के लिए तो अलग से एक फॉर्म जाता है, क्योंकि 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है। ये स्मॉल कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मॉल कंपनी एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जो होती है वही स्मॉल कंपनी है। बस क्या ध्यान रखना है, अगर वो इस लिमिट के अंदर होगी तो वो प्राइवेट कंपनी स्मॉल वाली हो जाएगी, अगर वो उस लिमिट के बाहर हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनी बड़ी वाली प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि अगर आप ये लिमिट तोड़ दोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस लिमिट से बाहर हो जाओगे तो आपको जो स्मॉल कंपनी को बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएंगे, बस यही मतलब है इसका। तो इसका आप जब तक इस लिमिट के दायरे के अंदर रहोगे, आप एज अ स्मॉल कंपनी ट्रीट किए जाओगे, और आपको जो स्मॉल कंपनी का तुम्हारे को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, वो सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया को तोड़ देते हो, आप हो सकता है इन दोनों लिमिट को एक्सीड कर दो या इनमें से किसी एक लिमिट को भी एक्सीड कर दो, तो आप कंपनी आपकी चलती रहेगी फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आपको स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स मिलते थे वो सारे बेनिफिट्स मिलने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बस यही इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन है, तुम मेरे को आंसर बताना कि स्मॉल कंपनी है या नहीं है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 2.5 करोड़ रुपए, एंड मान लो इसका टर्नओवर है 35 करोड़। क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है? अब बच्चा क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, सर स्मॉल कंपनी ने, सर ने क्या सिखाया था कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी तो दोनों नीचे हैं, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 करोड़ है मतलब 4 करोड़ से कम है, और इसका टर्नओवर 35 करोड़ है मतलब 40 करोड़ से कम है। तो दोनों लिमिट अंदर है, तो ओके स्मॉल कंपनी है। बच्चा लिखेगा यस ये स्मॉल कंपनी है, और आंसर आएगा 0, ये स्मॉल कंपनी नहीं है। क्योंकि हेडिंग क्या लिखी है मैंने, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। और जब मैं बोल रहा एक्स लिमिटेड इसका मतलब इट इज पब्लिक कंपनी, और मैंने स्टार्ट ही क्या करा था, स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी कैन नेवर बी अ पब्लिक कंपनी। लॉ कहता है कि स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसका मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक कंपनी छोटी कंपनी नहीं हो सकती। ऐसी तुम्हारे को बहुत सारी पब्लिक कंपनियां मिलेंगी, ऐसी तुम्हारे को बहुत सारी पब्लिक कंपनियां मिलेंगी जिसकी मान लो पेड अप शेयर कैपिटल खाली 10 लाख रुपए है, बस, करोड़ तो छोड़ो, एंड जिसका टर्नओवर मान लो खाली 1 करोड़ है बस। तो इसका मतलब दोनों लिमिट्स के अंदर है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है तो उसको स्मॉल कंपनी वाले एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। इसका मतलब वो कह रहा है कि आप ऐसा नहीं, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग ना इसकी गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं और गलत सीख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसका मतलब स्मॉल कंपनी जो होगी वो प्राइवेट, जब मैं बोलता हूं कि स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, तो बहुत सारे लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकाल लेते हैं कि पब्लिक कंपनी की जो लिमिट होगी वो हमेशा इन लिमिट से ऊपर होगी, 4 करोड़ से ऊपर, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ऊपर, टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक कंपनी आप 1 लाख रुपए से बना लो, 2 लाख रुपए से बना लो, 5 लाख से बना लो, आप पब्लिक कंपनी में जितनी मर्जी पेड अप कैपिटल रखो, जितना मर्जी टर्नओवर रखो, जैसे मर्जी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कभी स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा ही नहीं। लॉ कहता है मुझे स्मॉल कंपनी का स्टेटस देंगे नहीं, क्योंकि मैं मान के चल रहे हैं कि पब्लिक कंपनी पब्लिक एट लार्ज के लिए बनती है। ये तो हमने जो छोटी मोटी जो लोग कंपनियां बनाना चाहते हैं, गिने चुने शेयर होल्डर्स मिलकर, फैमिली मेंबर्स जो प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, ये हम उन्हीं को एडवांटेज देना चाहते हैं। इसका मतलब आप स्मॉल कंपनी में जितनी, अगर आप पब्लिक कंपनी के अंदर आप जितनी मर्जी कैपिटल लगा लो, जितनी कम से कम रखनी है रख लो, जितना मर्जी टर्नओवर आपका कम से कम हो, आपको कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। स्मॉल कंपनी का स्टेटस खाली किसको मिलेगा, प्राइवेट कंपनी को मिलेगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि स्मॉल कंपनी का स्टेटस प्राइवेट कंपनी को कब मिलेगा, जब वो ये दोनों लिमिट पूरी करेगी, दोनों एंड दोनों में, दोनों की दोनों एक साथ पूरी करेगी तब। अगर आप इन दोनों में से किसी एक लिमिट को भी एक्सीड कर देते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई वायलेशन करी, आप पे कोई पेनल्टी लगेगी, मैंने बता दिया। इसका मतलब सिर्फ सिंपल इतना है कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक लिमिट को भी एक्सीड कर देते हो तो आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलना बंद हो जाएगा। तो जो एडवांटेजेस मिलते हैं स्मॉल कंपनी वाले वो मिलने बंद हो जाएंगे। अदरवाइज आपकी कंपनी स्मॉल प्राइवेट कंपनी से बिग प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, बस इतना ही फर्क होगा। हाँ, फ्यूचर में अगर आपकी लिमिट वापस अंदर हो गई, मान लो 1 साल एक्सीड करी, अगले साल आपकी लिमिट वापस कम हो गई, तो फिर आप अगले साल से फिर स्मॉल कंपनी के बेनिफिट लेने शुरू कर दो, जब तक लिमिट एक्सीड नहीं करती। तो ये तो एनुअल बेस पे देखा जाएगा। जब जब लिमिट बढ़ेगी आप स्मॉल कंपनी की तरह से बाहर हो जाओगे, आपको एडवांटेज मिलनी बंद हो जाएगी। जैसे आप लिमिट के अंदर आ जाओगे तो आपको एडवांटेज मिलनी शुरू हो जाएंगे। वही वाली पता है, मोटापे की तरह, कोई इंसान मोटा हो जाता है तो वो भाग नहीं पाता, जैसे पतला हो जाएगा फिर वापस भागना शुरू कर देगा, एडवांटेज मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही है कि अगर लिमिट है लिमिट अगर बढ़ जाएगी तो एडवांटेज मिलनी बंद हो जाएंगी, लिमिट कम हो जाएगी तो वापस एडवांटेज मिलनी शुरू हो जाएंगी अगर दायरे के अंदर आ जाओगे। तो समझ आ गया। तो पहले कितनी लिमिट थी, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो पहले थी।
अब कितनी कर दी, उसको डबल कर दिया, पेड अप जो 2 थी उसको 4 कर दिया, जो टर्नओवर 20 था उसको 40 कर दिया। और इससे भी पहले एक हुआ करती, मैंने बता दिया, पहले ये 2 की जगह 50 लाख होता था और ये 20 की जगह 2 करोड़ होता था, वो सब हट गया। अब जरा पढ़ना शुरू करो। स्मॉल कंपनी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. A classification of a private company into a small company is based on its size, that is paid up share capital and turnover. In other words, such companies are small sized private companies. स्मॉल साइज कौन सी कंपनी, प्राइवेट। मैंने बोला ना स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी होती नहीं है, वो ऑलवेज प्राइवेट होती है, बस इसको स्मॉल के बोल रहे हैं क्योंकि ये लेवल में छोटी है, इसकी पेड अप और टर्नओवर कम है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। अब आगे बढ़ो, सेक्शन 2 क्लॉज 85 में स्मॉल कंपनी डिफाइन, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्मॉल कंपनी मींस मतलब फाइनल जो लिखा वही मानना है। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। बात ही खत्म हो गई ना, उसने सीधा स्टार्ट ही कैसे करा है, स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है, तो मतलब कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। इट मींस स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। उसने बोला ना अदर देन अ पब्लिक कंपनी, इट मींस स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी ऑलवेज प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। अब इस लाइन का मतलब क्या है तुम समझो, बहुत सारे लोग ना इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। यहां पे लाइन के लिखे, इसका मतलब बताएगा कोई मेरे को, इस लाइन की इंटरप्रिटेशन क्या है। यहां पे लिखा हुआ है स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, और सच हायर अमाउंट जो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे ना बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं ये मिनिमम है वो मैक्सिमम है, ये मिनिमम की लिमिट है वो मैक्सिमम की लिमिट है, बहुत सारे लोग इसे ऐसे समझते हैं। नहीं, यहां तो स्टार्ट ही ऐसे कर रहा है विच डज नॉट एक्सीड, तो मतलब डज नॉट में 4 से एक्सीड जाने नहीं चाहिए, और नीचे बोल रहा है 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब, यहां पे एक शब्द लिखा है एज मे प्रिस्क्राइब, और पूरे कंपनी लॉ में जहां पे भी लिखा होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो इसका मतलब होता है प्रिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ रूल्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्रिस्क्राइब बाय एमसीए। जहां पे भी पूरे कंपनी लॉ में लिखा हो प्रिस्क्राइब एज मे प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब का मतलब प्रिस्क्राइब बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, रूल्स की फॉर्म में। इसका मतलब सीधी सी भाषा में यह है कि ये एक समझो कि ना आज के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये फ्यूचर की पावर है, कि इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने यह लिख दिया कि भाई स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम पे सरकार चाहे तो इस लिमिट को चेंज करके अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन वो जितना भी अमाउंट बढ़ाएगी वो 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगी। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, मान लो जैसे पहले 2 करोड़ थी तो सरकार ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया 4, इसका मतलब 10 करोड़ के अंदर अंदर है ना, ये वाली लिमिट पहले भी लिखी हुई थी यहां पे, इसका मतलब फ्यूचर की पावर है। इसका मतलब अभी सरकार ने 2 का चेंज करके 4 कर दिया है, इसका मतलब आज के डेट में हम स्मॉल कंपनी उसको मानेंगे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम पे हो सकता है सरकार इसको 6 करोड़ कर दे, 7 करोड़ कर दे, तो सरकार इस लिमिट को बढ़ा, अगर मान लो आने वाले टाइम पे सरकार ने इसको 4 करोड़ से चेंज करके 6 करोड़ कर दिया, इसका मतलब उस टाइम पे हम स्मॉल कंपनी उसको मानेंगे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 6 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सरकार इसको बढ़ा सकती है आने वाले टाइम पे और, लेकिन वो जितना भी बढ़ाएगी लेकिन 10 करोड़ के अंदर अंदर रहेगी, ये इसका मतलब है। इसका मतलब सरकार को फ्यूचर के लिए एक पावर दी है कि आप आने वाले टाइम पे इस लिमिट को चेंज कर दो अगर करना चाहो तो, लेकिन कभी भी 10 करोड़ से ऊपर मत जाना। इसका मतलब आने वाले टाइम पे सरकार मैक्सिमम क्या कर सकती है, और जब मैं बोलूं सरकार का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आने वाले टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैक्सिमम क्या कर सकती है कि आने वाले टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस 4 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर कहां तक लेकर जा सकती है, 10 करोड़ तक लेकर जा सकती है। 11 करोड़ नहीं कर सकती क्योंकि उनको पावर ही नहीं, उनको लास्ट पावर कहां तक दी है, 10 करोड़ तक। इसका मतलब ये कि अगर आने वाला इसका मतलब मान लो कि अगर आने वाले टाइम पे सरकार ने इसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया, तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 करोड़ के अंदर होगी तो स्मॉल होगी, लेकिन वो तब जब आने वाले टाइम पे करेंगे। अभी के लिए ये लिमिट ही हमारे लिए इररेलेवेंट है। अभी के लिए ये तो सिर्फ कल हम समझे कि तो सिर्फ सरकार को पावर दी हुई है कि सरकार आने वाले टाइम पे, लिखा ना शब्द क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब नहीं लिखा, क्या लिखा है, एज मे बी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब की जा सकती है, मगर वो जितना भी प्रिस्क्राइब करेगी वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं करेगी। इसके अलावा अभी के लिए आपको सिर्फ एक ही लिमिट याद करनी है, 4 करोड़ वाली, बस बात खत्म। कि इसके अलावा अभी के लिए जो प्रेजेंट अमेंडमेंट आने के बाद जो लिमिट है वो कितनी है, 4 करोड़ है, कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और आगे वाली लाइन का मतलब यह है कि अगर आने वाले टाइम पे सरकार चाहे तो इस 4 करोड़ की लिमिट को चेंज करके बढ़ा सकती है, लेकिन वो कहां तक बढ़ाएगी, लास्ट 10 करोड़ तक ही बढ़ाएगी, लेकिन वो जब बढ़ाएगी। अभी के लिए वो लिमिट हमारे लिए इररिलेवेंट है, अभी के लिए मतलब सरकार को फ्यूचर में पावर दी हुई है। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है
कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सेम ऐसे नीचे आओ, टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो उनका टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स, कितना माल बेचा, डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। ये भी वही वाली बात हो गई कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी, इसका मतलब 100 करोड़ वाली बात लिखी, इसका मतलब भी वही इंटरप्रिटेशन है कि अभी के लिए सरकार ने 40 करोड़ की लिमिट बताई है कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी कि जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम पे सरकार चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकती है और, लेकिन जितना भी बढ़ाएगी लेकिन 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगी। लास्ट कहां तक बढ़ा सकती है, 100 करोड़ तक बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कि अगर मान लो आने वाले टाइम पे सरकार ने लिख दिया कि टर्नओवर उसका 80 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो वो कर सकती है। तो इसका मतलब फिर उस टाइम पे हम स्मॉल कंपनी उसको मानेंगे जिसका टर्नओवर 80 करोड़ से ज्यादा ना हो सकता है वो ऐसा कर देगी टर्नओवर उसका 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए आने वाले टाइम पे, तो फिर उस टाइम में हम स्मॉल कंपनी उसको मानेंगे जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो। लेकिन क्या वो 100 करोड़ से ज्यादा के बना सकते हैं, वो ऐसा बना सकते हैं कि जिसका टर्नओवर 110 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो कर ही नहीं सकते, उनके पास पावर ही नहीं है सरकार के पास। लास्ट पावर कहां तक है, 100 करोड़ तक। इसका मतलब ये कि टर्नओवर को बढ़ाने के लिए लास्ट सरकार के पावर 100 करोड़ तक की है और पेड अप शेयर कैपिटल को बढ़ाने की लास्ट सरकार के पास पावर 10 करोड़ तक की है। लेकिन ये तो पावर है, हम अभी के लिए प्रेजेंट के लिए इररेलेवेंट है। अभी के लिए इंडस्ट्री में हम स्मॉल कंपनी किसको मानेंगे, इन दो वाली लिमिट को ध्यान रखना है बस, 4 करोड़ और 40 करोड़ बस। अभी के लिए हम स्मॉल कंपनी इंडस्ट्री के अंदर किसको मानेंगे, सिर्फ दो लिमिट दिमाग में रखनी है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ होगी एंड जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ होगा। अभी के लिए वही स्मॉल कंपनी है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अभी के लिए स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है, जिसकी ये दोनों लिमिट पूरी हो रही है, बस 4 करोड़ और 40 करोड़। बाकी वो जो उधर 10 करोड़ और 100 करोड़ वाली पावर है वो तो फ्यूचर मेकिंग, फ्यूचर लॉ मेकिंग पावर है कि सरकार आने वाले टाइम में लिमिट्स को 4 और 40 को बढ़ाकर ऊपर बढ़ाना चाहे तो 4 वाली को 10 तक लेकर जा सकती हैं और 40 वाली को 100 तक ले जा सकती हैं, 100 करोड़ तक। लेकिन अभी के लिए क्या है वो इररेलेवेंट। और पहले कितनी थी लिमिट, 2 और 20, जो अभी 4 है वो पहले 2 करोड़ थी। तो इसका मतलब पहले हम क्या मानते होंगे, स्मॉल कंपनी उसको मानते होंगे पहले जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो और जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा ना हो। और वही डबल कर दिया, 2 की जगह 4 कर दिया, 20 की जगह 40 कर दिया। तो अब हम स्मॉल कंपनी किसको मानेंगे, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा ना हो एंड जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा ना हो। बस इतना याद रखना है। कब आई अमेंडमेंट, 5/2022 को। डेट याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस लिमिट याद करनी। प्रोवाइडेड दैट, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना, समझना है क्या है। अब ये पढ़ो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस डेफिनेशन शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। मतलब इस डेफिनेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो होल्डिंग और सब्सिडरी पे अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल कंपनी की ना तो कोई होल्डिंग कंपनी होगी ना कोई सब्सिडरी कंपनी होगी। मान लो अगर एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, मान लो इसके ऊपर एक एच लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी। अगर आप इसके ऊपर ऐसा कुछ बनाना चाहो और मान लो इसके नीचे आप बनाना चाहो एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहो, और होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है आपको पता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मोर देन 50% के शेयर होल्ड करती है, इक्विटी शेयर तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी, इसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी। तो कह रहा है स्मॉल कंपनी की ना तो कोई होल्डिंग कंपनी होगी ना कोई सब्सिडरी कंपनी होगी। इसका मतलब ये, अच्छा तुम खुद सोचो इसका लॉजिक क्या है। होल्डिंग सब्सिडरी क्यों बनती है, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बड़ा करने के लिए, है ना। अगर मान लो मेरी एक होल्डिंग कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रो कर गई, अब मैं चाहूंगा कि मैं एक कंपनी और बनाऊं अपने ग्रुप के अंदर सब्सिडरी कंपनी, जिसको मैं और बड़े लेवल पे लेकर जाऊं ताकि हमारा बिजनेस और ग्रो करे। लेकिन स्मॉल कंपनी तो पहले ही छोटे लेवल पे काम कर रही है, इसको एक्सपेंशन की इतनी क्या जरूरत है, ये तो वैसे भी एक लिमिट के दायरे के अंदर अंदर रहेगी। तो इसलिए स्मॉल कंपनी की ना तो कोई होल्डिंग कंपनी होगी ना कोई सब्सिडरी कंपनी होगी। और मैंने तुम्हारे को बता दिया इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है तो ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। अगर आपने स्मॉल कंपनी की कोई होल्डिंग सब्सिडरी बना दी तो फिर इसका मतलब वो स्मॉल स्मॉल नहीं रहेगी, फिर वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी और उसको फिर वो जो भी एडवांटेजेस मिल रहे थे स्मॉल कंपनी वाले वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो ये मैंने बोला ना, स्मॉल कंपनी को बनाने के लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं है मेरे भाई। स्मॉल कंपनी है एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी ही, बस उसकी लिमिट जब तक इस दायरे के अंदर रहेगी और जब तक वो सारी कंडीशन स्मॉल कंपनी वाली पूरी कर रही होगी तो उसको बेनिफिट मिलते रहेंगे। अगर वो इस दायरे के बाहर हो गई या उसने कोई भी कंडीशन स्मॉल कंपनी वाली पूरी नहीं करी तो वो स्मॉल कंपनी तो रोक के रहेगी वो, लेकिन उसको स्मॉल कंपनी वाले एडवांटेज मिलने बंद हो जाएंगे। तो सेम में अगर तुम्हें ये बताऊं कि अगर प्राइवेट लिमिटेड जो स्मॉल कंपनी है, मान लो इसकी लिमिट स्मॉल कंपनी के दायरे के अंदर है, मान लो इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के अंदर है, इसका टर्नओवर 40 करोड़ के अंदर है, लेकिन ये मान लो कि इसने क्या कर दिया, एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो कि इसने होल्डिंग या सब्सिडरी अपनी कोई बना ली, अपने अपने ऊपर कोई होल्डिंग कंपनी बना ली, अपने नीचे कोई सब्सिडरी कंपनी बना ली, तो जैसे ही ये होल्डिंग या सब्सिडरी बनाएगी तो इसको स्मॉल कंपनी वाले एडवांटेजेस मिलने बंद हो जाएंगे। तो इसको स्मॉल कंपनी वाले क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए सिंपल सी भाषा में अगर आपको स्मॉल कंपनी रहना है और उसके एडवांटेजेस लेने हैं तो स्मॉल कंपनी की ना तो कोई होल्डिंग कंपनी होगी ना कोई
सब्सिडरी कंपनी होगी। पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी कैन नेवर बी अ सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा तुम खुद सोचो, सेक्शन 8 कंपनी तुम्हारे को मैं भी आगे पढ़वाऊंगा भी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में प्रॉफिट करने के लिए बनी नहीं है। अच्छा सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो इंडिया में डोनेशन से चलती है, इनको डोनेशन चलता, ये जितनी सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटीज जो इंडिया में बनती हैं या एनजीओ वगैरह बनती हैं, ये सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में बनती हैं ज्यादातर। तो ये तो इंडिया में चलती कैसे है, डोनेशन की फॉर्म में। और आपको पता भी होगा, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा, जो नॉर्मल कंपनी होती है उनका पीएनएल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट होता है। लेकिन आपको पता होगा जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, आपको आपके टीचर्स ने पढ़वाया होगा, उनका पीएनएल अकाउंट नहीं बनता, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। उनका क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम मतलब कितनी डोनेशन आ रही हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कोई संस्था की फॉर्म में चल रहे हैं तो खर्चे तो उनके होंगे ही, तो कितना वो खर्चा कर रही है, तो उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, उनका पीएनएल अकाउंट नहीं होता, वहां पे प्रॉफिट लॉस का चक्कर नहीं होता। तो आप खुद सोचो, अच्छा इसका मतलब जो सेक्शन 8 कंपनी होती होगी उसका टर्नओवर क्या होता होगा, उसकी इनकम, क्योंकि वहां पे तो उनके वही, वो कोई बिजनेस तो करनी नहीं, उनके पास जो इनकम आ रही है वही उनका टर्नओवर है। और डोनेशंस लेने की कोई लिमिट तो होती नहीं, जितनी मर्जी आ जाए। तो अगर डोनेशन लेने की कोई लिमिट नहीं होती, और अगर हम सेक्शन 8 कंपनी को डोनेशन लेना अलाउ कर देंगे कि आप स्मॉल कंपनी बन जाओ और आप डोनेशन, सॉरी, अगर हम स्मॉल कंपनी को डोनेशन लेना अलाउ कर देंगे, तो ऐसे तो उनकी लिमिट हर साल एक्सीड कर जाएगी 40 करोड़ से, तो स्मॉल कंपनी रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि डोनेशन तो करोड़ों रुपए में आती है और डोनेशन लेने की कोई लिमिट तो होती ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही बाहर कर दिया कि इंडिया के अंदर स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में नहीं बन सकती। इसके अलावा अगर आप एक प्राइवेट, आपको पता है ना सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी, मैंने आपको बताया, आप उसे प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में बना सकते हो, पब्लिक कंपनी की फॉर्म में बना सकते हो। तो अगर आप उसे प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में बनाओगे तो उसे स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स कभी भी नहीं मिलेंगे, भले उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से अंदर हो या उसका टर्नओवर 40 करोड़ से अंदर हो, उसे वो सेक्शन 8 बनाई। और वैसे भी सेक्शन 8 कंपनी को अलग से बहुत एडवांटेज मिलते हैं। तो लॉ कहता है कि भाई तुम्हें वहां पे एडवांटेज मिल रहा है, तुम यहां वाले एडवांटेज लेके क्या करोगे? तो तुम अगर सेक्शन 8 कंपनी बहुत सारे एडवांटेज पहले ही मिल रहा है, तो तुम वो वाले एडवांटेज लो, यहां वाले मत लो। तो ले देखे स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में नहीं बन सकती, मतलब नॉन प्रॉफिट फॉर्म में नहीं बन सकती, इंडिया में हमेशा प्रॉफिट करने के लिए ही बनेगी। थर्ड, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस डेफिनेशन शैल अप्लाई टू अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। अच्छा एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे एलआईसी, एलआईसी इंडिया में खुद के एक्ट से चल रही है, एलआईसी एक्ट से। एसबीआई, एसबीआई का इंडिया में खुद का एक्ट है, एसबीआई एक्ट। तो कह रहे हैं स्मॉल कंपनी तो कंपनी एक्ट में बन रही है, ये स्पेशल एक्ट से थोड़ी बन रही है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो खुद के एक्ट से चलती है, कंपनी एक्ट से नहीं चलती। जैसे एग्जांपल मैंने बताया एलआईसी, एसबीआई, इनका खुद का एक्ट है। जैसे हमारा आईसीआई, आईसीआईसीआई में हमारी जो खुद के इंस्टीट्यूट है, वो भी उनके खुद के एक्ट हैं, आईसीआई एक्ट, आईसीएसआई एक्ट, तो वो अपने एक्ट से चल रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूट हमारे वैसे भी अपने एक्ट से चल रहे हैं, तो उनके ऊपर अपना वाला लॉ लगेगा, कंपनी लॉ नहीं लगेगा। तो ले देके कह रहा है कि कोई भी ऐसी स्मॉल कंपनी जो अपने, कोई भी ऐसी कंपनी जो अपने एक्ट से बनी है, स्पेशल एक्ट से, कंपनी एक्ट में नहीं बनी, उसको भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ये 3 एक्सेप्शन है, याद रखो। इन 3 एक्सेप्शन के केस के अंदर ये कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। कौन कौन सी कंपनियां स्मॉल कंपनी की कैटेगरी से आउट हो जाएंगी? एक तो वो सिंपल है कि अगर आप लिमिट से आउट हो जाओगे तब तो आप स्मॉल कंपनी से डेफिनेशन से आउट हो ही जाओगे। दूसरा, स्मॉल कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती कोई भी, स्मॉल कंपनी कभी भी इंडिया में सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में नहीं बन सकती। तीसरा, स्मॉल कंपनी कभी भी इंडिया में स्पेशल एक्ट की अगर कोई कंपनी है, उसको स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जो कंपनी एक्ट में कंपनी बनेगी उसी को स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट मिलेंगे। अब आता है प्रिविलेजेस ऑफ स्मॉल कंपनी। अब क्या आता है? प्रिविलेजेस ऑफ स्मॉल कंपनी। प्रिविलेजेस का मतलब बेनिफिट्स। स्मॉल कंपनी अगर आप बनाओगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मैंने तुम्हारे को पहले बता दिया था कि स्मॉल कंपनी को एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, नॉर्मल कंपनी की जो एनुअल रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न समझ आता है, नॉन फाइनेंशियल डेटा, एक कंपनी में साल में क्या क्या हुआ उसकी डिटेल भेजनी आती है आरओसी को, तो उसके ऊपर सीएस के साइन होने मैंडेटरी होते हैं। लेकिन वो कह रहा है अगर वो स्मॉल कंपनी है तो उसकी एनुअल रिटर्न के ऊपर या तो सीएस के साइन करवा लो, और अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो किसी डायरेक्टर के ही साइन करवा लो, है ना। आपको मैंडेटरी नहीं है कि आप सीएस के ही साइन करवाओ, वरना नॉर्मल एनुअल रिटर्न को सीएस से साइन कराना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर आपकी स्मॉल कंपनी है तो आपकी एनुअल रिटर्न को सीएस से साइन कराना मैंडेटरी नहीं है। और एक नॉर्मल कंपनी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करवाती है, तो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है। वो कह रहा है स्मॉल कंपनी को एजीएम पे रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कंपनी के अंदर एक मिनिमम, देखो प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन स्मॉल कंपनी तो एक छोटी कंपनी है, तो वो कह रहा है आप इसमें 2 डायरेक्टर भी रखोगे तो चलेगा, और इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ फायदे हैं स्मॉल कंपनी को जो मिलते हैं। तो अब मैंने तुम्हारे को लेटेस्ट वाली स्मॉल कंपनी पढ़वा दी है अमेंडमेंट के साथ, आई होप समझ आ गया होगा, लिमिट्स के साथ। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा, अब तो ये डेफिनेशन पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, और जो सबसे ज्यादा आने के चांस है वो या तो डेफिनेशन की लिमिट के ऊपर बनाएंगे, या फिर वो इस प्रोवाइडेड डेट के ऊपर भी बना सकते हैं। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन, मेन प्रोविजन के एक्सेप्शन। 3 एक्सेप्शन है कि इन केसेस में स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा स्मॉल कंपनी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, प्रमोशन इन कॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में ना एक नया टॉपिक
ऐड हुआ है रूल 25B। ये रूल 25B क्या है, हेडिंग क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर मैं आपको बताऊं तो इस टॉपिक को लाने की सेंस क्या है, पहले वो समझ लेते हैं ये किससे कनेक्टेड है। इससे पहले ना एक रूल आया था रूल 25A, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसके अंदर ना एक फॉर्म जाता था जिसका नाम था फॉर्म एक्टिव। इसको लाने का लॉजिक क्या था, फॉर्म एक्टिव, और एक्टिव की फुल फॉर्म थी एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, ये एक्टिव की फुल फॉर्म थी। अब ये जो रूल लाया गया है ना, अब इसको समझते हैं कि ये रूल 25A में क्या था और 25B क्यों लाया गया, उसी की कंटिन्यूटी में है। होता क्या था कि मान लो एक जगह है, मान लो एक जगह है, एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो एक जगह है दिल्ली के अंदर, चांदनी चौक के अंदर। मान लो दिल्ली के अंदर एक जगह है चांदनी चौक के अंदर। मान लो उस जगह का नाम है, मान लो 112B ब्लॉक, चांदनी चौक। मैं सिर्फ दिल्ली, चांदनी चौक, दिल्ली, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं, सुनना। पहले क्या होता था कि एक ही, अब ये मान लो एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, तो मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी यही है। मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी यही है। मान लो एक कंपनी है जेड लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी यही है। मान लो एक कंपनी है क्यू लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी यही है। पहले ना एक कंपनियों के कई सारे रजिस्टर्ड ऑफिस होते थे, मतलब सॉरी कई सारे कह रहा हूं, मतलब बहुत सारी कंपनियों का एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस होता था पहले। और मतलब एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के ऊपर कई सारी कंपनियां पहले क्या हो जाती थी, रजिस्टर हो जाती थी इंडिया के अंदर। पता ही नहीं लग पाता था कि एक पॉसिबल कैसे है कि एक एड्रेस पे इतनी कंपनियां बन रही हैं। बड़ी दिक्कत वाली बात थी। कई बार तो ऐसा भी होना शुरू हो गया कि मान लो अगर एक फ्लोर पे 4 रूम है, एक फ्लोर पे 4 रूम है, तो ये कंपनी 1 हो गई, ये कंपनी 2 हो गई, नीचे वाली कंपनी 3 हो गई, चौथी वाली कंपनी 4 हो गई। इस तरीके से कंपनीज बन जाती थी। रजिस्ट्रार को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ी है, कि अगर एक्चुअल में कोई कंपनी अगर वर्क कर रही है तो वहां पे स्टाफ तो होगा। इसका मतलब रजिस्ट्रार को पता लगने लगा कि भाई ये कंपनी एक्चुअल में वर्क ही नहीं कर रही है, सब शेल कंपनीज हैं। ये सब कौन सी कंपनीज हैं, शेल कंपनीज है। शेल कंपनीज का मतलब होता है बबल कंपनीज, जो सिर्फ ऑन पेपर आरओसी के पास रजिस्टर्ड है लेकिन एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही। जो ऑन पेपर आरओसी के पास रजिस्टर्ड है लेकिन एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही, क्योंकि एक एड्रेस पे अगर इतनी सारी कंपनी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब उधर कंपनी एक आधी होगी, बाकी सारी कंपनियां तो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, जो ऑन पेपर है लेकिन एक्चुअल में पैसा घुमाने के लिए बनाई गई है। लेकिन एक्चुअल में वहां पे जब जाओगे तो पता लगेगा वहां पे कोई कंपनी है ही नहीं, है ना। तो उसके लिए ना एक फॉर्म बनाया गया था, एक रूल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था रूल 25A। उसके लिए एक रूल लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था, रूल 25A। ये रहा 25A। इसके अंदर एक फॉर्म लॉन्च किया गया था, फॉर्म एक्टिव। और इसमें यह कहा गया था कि जो भी कंपनी 31 दिसंबर 2017 या उससे पहले बनी है, उसको एक फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म एक्टिव। अच्छा, नाम से क्लियर है, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन का मतलब है कि होता क्या था, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे है, तो उसमें क्या होता ना, बताता हूं। तो होता क्या था इस फॉर्म एक्टिव में ना, पता क्या करना होता था, आपको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की बाहर से फोटो खींचनी होती थी, फोटो क्लिक करनी होती थी। और खाली फोटो उसकी क्लिक नहीं करनी, अंदर जिस जगह बैठे हो इनर से भी क्लिक करनी होती थी, प्लस जो डायरेक्टर है एक वहां का, उसको साथ में अपनी फोटो खींचनी होती थी। मतलब आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती थी वहां, इतना सब कुछ होता था अपलोड करने के लिए, ताकि ये पता लगे कि जेन्युइन है। तो दीवार, कमरे का बाहर से फोटो, ये सब आपको अपलोड करनी होती थी इस फॉर्म के अंदर, ताकि लोगों को लगे। इस फॉर्म को लाने का लॉजिक समझ आ गया ना, इस फॉर्म को लाने का लॉजिक ये था ताकि सरकार ट्रैक कर सके कंपनी एक्चुअल में वर्क कर रही है, कंपनी ऑन पेपर कंपनी नहीं एक्चुअल में वर्क कर रही है, तो वहां पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस एक्चुअल में है, वहां पे बंदे बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, खाली कागजों वाली कंपनी नहीं है। उस फॉर्म को लाने का लॉजिक था। और सरकार के पास एक पावर है सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 के अंदर, अगर मैं आपको बात करूं, ये रहा, मैंने साथ में एक खोल रखा है, कि अगर रजिस्ट्रार को डाउट होता है कि आपकी कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है ढंग से, सिर्फ ऑन पेपर कंपनी चल रही है, तो रजिस्ट्रार वहां पे जाकर छापा मार सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 कंपनी एक्ट का बोलता है ना। और साथ में अगर उसको लगता है कि आपकी कंपनी एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही है, तो वो आपकी कंपनी का नाम काट सकता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, तो आपकी कंपनी को बंद भी करा सकता है। प्लस जो सबसेक्शन 8 में पेनल्टी बताई गई है वो तो लगेगी लगेगी। और वो पेनल्टी कितनी है, 1,000 रुपए रोज के हिसाब से, और मैक्सिमम 1 लाख रुपए जो कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट है जिन्होंने हरकतें करी है। इसका मतलब सिंपल सा क्रक्स ये था, जो पहले के रूल है मैं उसको आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं। पढ़ाना मैंने आपको 25B है, लेकिन 25B को किस कंटिन्यूटी में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको सारा बैकग्राउंड दे रहा हूं कि पहले एक 25A आया था,
उसमें एक फॉर्म एक्टिव फाइल करवाया गया था, और एक्टिव फॉर्म की फुल फॉर्म क्या थी, ये एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन नाम से लेना, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज, मतलब जो कंपनी के लोग जो उसको चला रहे हैं, आप पहले बाहर से फोटो खींचो, उस डायरेक्टर साथ में फोटो अपलोड करेगा और साथ में उस फॉर्म के अंदर अपलोड करके भेजी जाएगी। और बड़ा अलग तरीके से होता था कि हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, बहुत कुछ नापना होता था उस फॉर्म के अंदर, और वो फाइल करना होता था ताकि ट्रैक हो सके कि एक्चुअल में कंपनी वर्क कर रही है, बबल कंपनी नहीं है। और उसके बाद भी अगर रजिस्ट्रार का डाउट है तो रजिस्ट्रार के पास, आपको पता है, सेक्शन 12(9) के अंदर पावर है ही, वो उस कंपनी की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जाकर रेड मार सकते हैं, छापा मार सकते हैं, और उनको डाउट होता है कि कंपनी एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही, खाली ऑन पेपर है, तो वो कंपनी का नाम काट भी सकते हैं, बंद भी करा सकते हैं कंपनी को। यहां तक तो मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया कि अब आपको 25B समझ आने लगेगा कि अब इसकी कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो 25B किसकी कंटिन्यूटी में चल रहा है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 से कनेक्ट है वो। और 12(9) में क्या लिखा होगा आपको पता है कि अगर रजिस्ट्रार को किसी कंपनी पे डाउट होता है कि वो एक्चुअल में फिजिकली वर्क नहीं कर रही है, खाली ऑन पेपर बनी हुई है, तो वहां जाकर वो छापा मार सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कंपनी एक्चुअल में वर्क कर भी रही नहीं, कंपनी के वहां पे लोग बैठे हुए हैं, नहीं खाली कागज पे कंपनी है। अगर उनको लगता है कि खाली कागजों पे चल रही है कंपनी, एक्चुअल में जो उस जगह पे वो ऑफिस ही नहीं है, उस जगह पे कंपनी वर्क ही नहीं कर रही है, तो रजिस्ट्रार उस कंपनी को बंद कर सकता है, 12(9) में लिखा हुआ है। तो अब उसी से रिलेटेड एक रूल लाए हैं 25B, फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस की। रजिस्ट्रार जब फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या इसमें होगा, अभी इन चीजों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं 25B के अंदर। ठीक है ना, आप स्टार्ट करते हैं इसको। अब पढ़ो क्या कहता है गाइस, रूल को पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है द रजिस्ट्रार बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल ऑन MC21 शैल विजिट एट द एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रार। आपको पता होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, MCA21 का पोर्टल है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, दिखाते हैं आपको। वैसे तो आप लोगों ने सबने देख ही रखा है, मैंने कई बार दिखाया है। तो आपको किसी भी कंपनी की डिटेल निकालनी हो तो वहां पे निकल ही जाती है वैसे तो। ये रहा। तो आप किसी भी कंपनी की डिटेल निकालनी है, MC सर्विसेज में जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये आपको, यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको कंपनी सर्विसेज के अंदर नीचे की तरफ, सॉरी आओ, यहाँ पे चेक कंपनी नेम, कंपनी से इन कंपनी की डिटेल्स, यहाँ से सब कुछ निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो व्यू कंपनी और LLP मास्टर डेटा का ऑप्शन आ रहा है। जब यहाँ से जाओगे तो कंपनी का एड्रेस वगैरह सब कुछ निकल आएगा। तो होता क्या है, जैसे एक तुम्हारे को, अब तो मेरे पे टाइम नहीं है, खैर तुम लोगों को मैंने पहले किसी वीडियो में दिखाया ही हुआ है, चलो दिखा देता हूँ, रुको, लो कैसे निकलता दिखा देता हूँ, ये लो। मान लो हम यहाँ गए, हमें रिलायंस की डिटेल निकालनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख देते हैं। ये देखो, ये मैंने खोला, डिटेल डाली, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी का एड्रेस आ रहा है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रही है, पूरा एड्रेस है, 3rd फ्लोर, फ्लोर मेकर चैम्बर, नरीमान पॉइंट, मुंबई। तो इधर से कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, सारी डिटेल निकल कर आ गई। कंपनी के फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो डायरेक्टर्स की डिटेल आ जाएगी, ये रही जी, ये देखो, नीता मुकेश अंबानी, मुकेश धीरूभाई अंबानी, ये डायरेक्टर कब बने थे, 1/4/1977 को। तो इस तरीके से कंपनी की सारी डिटेल निकल आती है। तो वो ये कह रहा है कि रजिस्ट्रार MC, इसे हम MC21 का पोर्टल बोलते हैं। इसे 21 पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी में बना था। तो MCA की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 21 से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 21st सेंचुरी में वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल बनाया गया था। तो वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन तो किसी भी कंपनी की होती है, एड्रेस वगैरह तो उनके पास होता ही है। तो MC21 के पोर्टल पे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनके, जो आप जितने भी कंपनी टाइम टू टाइम फॉर्म्स अपलोड करती है, कंपनी बनते के टाइम पे या टाइम टू टाइम, और भी जितने भी डायरेक्टर अपॉइंट करा, बहुत सारी जो भी चीजें करी, तो उसके सारे फॉर्म्स रजिस्ट्रार के पास होते ही हैं। तो उसके बेस पे वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में विजिट कर सकती है और फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकती है एज पर सेक्शन 12(9). और 12(9) में आपने पढ़ा था पावर जो रजिस्ट्रार के पास है वो आई सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 से है। और 12(9) मैंने आपको ये भी पढ़वा दिया, ये रहा, ये पढ़वाया ना कि 12(9) के अंदर ये पावर है रजिस्ट्रार के पास कि अगर उसको लगता है कि कंपनी उस जगह फिजिकल बिजनेस नहीं करे तो रजिस्ट्रार छापा मार सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है और उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है, प्लस उस कंपनी को रिमूव भी कर सकता है, नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से उसको काट भी सकता है। वो सारी पावर रजिस्ट्रार के पास है।
कहता है इन प्रेजेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट विटनेस ऑफ द लोकेलिटी in which the said registered office is situated and may also seek assistance of the local police for such verification if required। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है, कई बार ऐसा होता है कि एड्रेस वहां पे मिल ही नहीं रहा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ी लग रही है, कुछ डाउट हो रहा है, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है कि वहां के दो लोकल बंदों को विटनेस बनाएगा, उसके सामने सारी चीजें नोट डाउन करेगा कि देखो भाई ये हम कंपनी को बंद करने वाले, यहाँ पे कोई कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही, आसपास के लोगों से पूछा जाएगा और लोगों की गवाही ली जाएगी, बताओ इस जगह पे कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही, तो लोग बताएंगे, तो ऐसे उनमें से दो लोगों को पकड़ लिया जाएगा, उनकी विटनेस ले ली जाएगी कि तुम बता दो कि यहाँ पे कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही है। ऐसे कोई दो लोग मिल गए और प्रूफ एविडेंस इकट्ठा हो गया, और अगर लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए तो वहां पे जो नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा उसकी हेल्प भी ले सकते हैं रजिस्ट्रार, और उसके बेस पर रजिस्ट्रार क्या कर देगा, उस कंपनी को बंद कर देगा अगर उसको डाउट हो रहा है तो। The registrar shall carry the document as filed as MC21 in support of the address of the registered office of the company for the purpose of physical verification and to check the authenticity। authenticity का मतलब होता है genuineness of the same by cross verification of the copies of supporting documents by such address collected during the said physical verification, duly authenticated from the occupant of the property where at the said registered office is situated। बड़े ध्यान से आगे बात समझ आ गई। मतलब इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि रजिस्टर क्या करेगा, अपने पास से तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएगा ही, जिसमें जब कंपनी ने फाइल करे होंगे, कंपनी जब कंपनी बनती है तो वो अपने एड्रेस की डॉक्यूमेंटेशन लगाती है कि हमारी कंपनी इस जगह पे सिचुएटेड है, तो वो जो कंपनी ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगाई वो सब रजिस्टर के पास तो अपलोड ही होती है MC21 के पोर्टल पे, तो रजिस्टर वो कॉपी सारी लेके जाएगा और क्रॉस वेरीफाई करेगा कि जो एड्रेस उन डॉक्यूमेंट में लिखा है वो एड्रेस एक्चुअल में उस जगह पे है भी या नहीं, और अगर वो एड्रेस उस जगह का है तो एक्चुअल में वहां पे कोई कंपनी बनी है या नहीं बनी है, और वहां के लोगों से ऑक्यूपेंट जो है, वहां के जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनसे क्या कराएगा, ऑथेंटिकेट करवाएगा, साइन करवा के लेके आएगा। The register shall take a photograph of the registered office of the company while causing physical verification। होगा, आ गई ना बात। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं कर रही, दोनों में से जो भी है, तो वो दोनों ही केस में फोटो खींचेगा। अगर कर रही है तो आकर वापस आ जाएगा और अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर देगा कि भाई ये कंपनी एक्चुअल में वर्क कर रही है, सिर्फ हमारा गलत डाउट था। और अगर उसको लग रहा है कि कंपनी वाकई में काम नहीं कर रही है, वहां पे कुछ गलत है, तो उसकी फोटो खींच के लाएगा। और जो रिपोर्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन होगी शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट नेमली। तो जो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पे करने जाएगा तो एक रिपोर्ट रेडी करेगा। उस रिपोर्ट में क्या क्या होगा, कंपनी का नाम और कंपनी का सिन नंबर। सिन नंबर मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, या जब भी कोई कंपनी बनती है उसका एक यूनिक नंबर अलॉट होता है जिससे वो कंपनी ट्रैक होती है, उसको बोलते हैं सिन नंबर। कंपनी का लेटेस्ट एड्रेस क्या है, कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर बाय द इशूड बाय द आरओसी। डेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर इशूड बाय द आरओसी का मतलब है कि आरओसी ने उसको कब कंपनी बनने को अलाउ करा था। नेम ऑफ द रजिस्ट्रार नेम ऑफ द रजिस्ट्रार, आपको पता है हर स्टेट का रजिस्ट्रार अलग होता है, तो किस आरओसी ने छापा मारा है उस रजिस्ट्रार का नाम, जिस तो रजिस्ट्रार जो छापा मारने गया है वहां पे उसका नाम, डेट और टाइम, किस डेट को आप छापा मारने गए थे, किस टाइम पे गए थे, जगह किस जगह पे छापा मारने गए थे, उधर का लैंडमार्क बताओ, कौन कौन से बंदे उस जगह पे अवेलेबल थे, इफ एनी। अच्छा इफ एनी को लिखा, क्या पता वहां पे कोई बंदा हो ही ना, वहां पे कोई ऑफिस ही ना हो, और अगर है तो उस बंदे का नाम, उसके बाप का नाम, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस और उसका कंपनी से क्या रिलेशन है, कि वो कंपनी में डायरेक्टर है, कंपनी में एम्प्लॉई है, क्या है उसकी डिटेल, प्लस के अलावा कोई रिमार्क्स, प्लस उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करेगा, रजिस्ट्रार वहां से लेकर आएगा। अगर वो जगह ऑनर की है तो उसका ऑनरशिप डॉक्यूमेंट की उनकी कॉपी लेके आएगा, अगर वो जगह रेंट की है तो रेंट एग्रीमेंट, या अगर वो किसी और की, उसके मालिक कोई और रेंट किया और रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो उसके मालिक से एनओसी का सर्टिफिकेट कि उनको इस जगह पे उन्होंने इस कंपनी को यूज करने के लिए दिया और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फोटोग्राफ रखेगा स्टेट ऑफिस की, सेल्फ अटेस्टेड आईडी कार्ड ऑफ द पर्सन अवेलेबल, जो बंदा वहां पे अवेलेबल है उसके एक आईडी कार्ड लिया जाएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड, उसको बोला जाएगा इसके ऊपर साइन करके दे, सेल्फ अटेस्ट करके दे, और एनी अदर डॉक्यूमेंट उसको चाहिए, उसके बाद ये डेट और साइन कर दिए जाएंगे। और जो बंदा रजिस्ट्रार के बिहाफ पे गया था उसकी नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल विद ऑफिशियल एड्रेस, तो जो लोग वहां पे गए थे उनकी डिटेल्स भी आएंगी यहाँ पे, और उनका उनका नाम और उनका एड्रेस। तो जिनके यहाँ छापा मारा जा रहा है उनकी भी डिटेल आएगी, जो छापा मारने गए उनकी भी डिटेल आएगी। और कह रहा है जी वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज फाउंड टू बी नॉट कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशन नोटिसेस, the registrar shall send a notice to the company and all the director of the company of his intention to remove the name of the company from the register of companies and requesting them to send their representation along with the copies of relevant document if any within a period of 30 days from the date of notice before taking further action in accordance with section 248। 248 डील करता है स्ट्राइकिंग ऑफ में, कंपनी लॉ का सेक्शन 248 डील करता है स्ट्राइकिंग ऑफ में। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब होता है कंपनी का नाम आरओसी के रिकॉर्ड से काट देना, इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग ऑफ। तो वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार जब वहां पे छापा मारने जाएगा और if he is found not to be capable of receiving and acknowledging the call communication notices, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे, देखो आपको पता होगा पहले क्या होता है, डायरेक्ट छापा मारने नहीं जाते,
पहले रजिस्ट्रार पता क्या करता है, पहले उस कंपनी को नोटिस भेजता है कि आओ हमारे पास आके विजिट करो, है ना, उसके डायरेक्टर को बुलवाया जाता है कि हमारे को तुम्हारी कंपनी पे डाउट है। तो जो भी नोटिस वगैरह भेजे जा रहे हैं उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे उस कंपनी के, कोई भी बंदा उस नोटिस को रिसीव नहीं कर रहा। अब जब कोई भी रिसीव नहीं कर रहा, इसका मतलब कंपनी फेक है, वहां पे कोई है ही नहीं, सिर्फ ऑन पेपर बनी हुई है, वहां पे एक्चुअल में कोई जगह है ही नहीं, कोई बंदा है ही नहीं, वहां पे कोई कंपनी बनी नहीं रही, ऑपरेट ही नहीं हो रही। अगर रजिस्ट्रार को ऐसा डाउट होता है तो फिर वो उस केस में क्या करेगा, सारे डायरेक्टर्स को पर्सनली भेजेगा। पहले तो वो कंपनी के नाम पे भेज रहा था ना, अब वो सारे डायरेक्टर्स को पर्सनली नोटिस भेजेगा उनके घर पे कि भाई हम तुम्हारी कंपनी को बंद करने जा रहे हैं, अगर तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहते हो तो बचा लो, 30 दिन के अंदर रिप्लाई रेडी करके दो कि हम तुम्हारी कंपनी को बंद क्यों ना करें, 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, अदरवाइज हम आपको आपकी कंपनी को सेक्शन 248 ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है जी, तो ये था ये रूल जो नया आया है इनकॉर्पोरेशन वाला। तो इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में आपकी अमेंडमेंट आई थी रूल 25B, और क्या है आपको समझ आ गया। तो गाइस अब हम रूल 3 से पढ़ने स्टार्ट करने शुरू कर रहे हैं, और ये रूल 3 में अमेंडमेंट आई है, और ये रूल 3 में छोटी 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 अमेंडमेंट आई हैं, जगह जगह चेंजेस आए हैं, तो मैं पूरा रूल 3 ही पूरा पढ़ा रहा हूं। अब ये रूल 3 को सुनना बड़े ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। रूल 3 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपको पता होगा दो चीजें होती हैं, एक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है, लेजर्स, जर्नल्स, कैश बुक, सेल बुक एटसेट्रा। जो आपने माल बेचा है उसकी एंट्री डाल दी, जो भी आप प्राइमरी चीजें कर रहे हो वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है। आपने कुछ चीज बेची, उसकी एंट्री डाल दी, लेजर में डाल दी, जर्नल में डाल दी, सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। इनके बेस पे क्या बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कह सकता हूं कि पहले होता है इन इक्विटी इफ एनी, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी होते हैं, उसके बेस पे क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। ठीक है जी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल फर्क समझ आ गया। और हमारा जो कंपनी लॉ का सेक्शन 128 है वो ये बोलता है, ये डील करता है प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करने हैं। तो लॉ बोलता है कि हर एक कंपनी को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहां मेंटेन करने होते हैं, वहां मेंटेन करने होते हैं। मान लो अगर कंपनी दिल्ली में है और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और कंपनी का ब्रांच ऑफिस मुंबई में है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस कहां मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करेगी। हाँ, लेकिन अगर डायरेक्टर चाहें तो वो एनी अदर प्लेस इन इंडिया में भी मेंटेन कर सकते हैं, अगर डायरेक्टर चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा। तो यहां पे देखो लिखा हुआ 128(1) में, हर एक कंपनी को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करने हैं, लेकिन अगर डायरेक्टर चाहे तो ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनी अदर प्लेस इन इंडिया में मेंटेन कर सकते हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे तो एनी अदर प्लेस, मगर विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं। तो अगर डायरेक्टर्स, वैसे तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने हैं, लेकिन अगर डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस में ना मेंटेन करके इंडिया में किसी और प्लेस पे, मान लो किसी ब्रांच ऑफिस में मेंटेन करना चाहते हैं, किसी और जगह पे मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं। ये तो नॉर्मल बात हो गई फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने वाली। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना चाहते हो, और जो कि आज की डेट में मेरे हिसाब से तो मान लो 95% कंपनी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करती होंगी। आपको पता है बचपन से आपने देखा हो गली मोहल्ले के अंदर आजकल टैली का सॉफ्टवेयर, बीजी का सॉफ्टवेयर, जिसमें सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। आजकल तो हर कंपनी सॉफ्टवेयर को यूज करती है, और उसी से रिलेटेड अभी एक अमेंडमेंट भी आई है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना आज की डेट में अलाउड है। बहुत सारी कंपनी आजकल अपनी सारी डिटेल्स एक्सेल में मेंटेन करती है, एक्सेल शीट में डाल देती है। माल बेचा तो उसकी किस डेट को बेचा डाल दिया, अगर किसी से माल खरीदा तो किस डेट को खरीदा डाल दिया, तो सेलर की डिटेल, बायर की डिटेल, सब कुछ बहुत सारी कंपनी एक्सेल में मेंटेन करती है। फिर उसके बाद उसकी अकाउंटिंग एंट्री डाल देती है, कहां पे, टैली के सॉफ्टवेयर में, बीजी के सॉफ्टवेयर में। तो इस तरीके से काम चलता ही है। तो आजकल तो 95% कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करती है, इलेक्ट्रॉनिकली। तो वो कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलेवेंट पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इज परमिटेड, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना अलाउड है। सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक मोड shall remain accessible in India at all times so as to be usable for the subsequent use, so as to be usable for subsequent। अच्छा, यहां पे ना पता है क्या था, यहां पे जो all times वर्ड लिखा है ना, इसकी जगह पे पहले वर्ड कुछ डिफरेंट था, कि आप all time में नहीं,
ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, इस तरीके से कुछ वहां पे लाइन लिखी हुई थी। तो ये अमेंडमेंट आने के बाद चेंज करा गया 5/8/2022 को कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो, अगर कोई बंदा उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करना चाहता है, देखना चाहता है कि कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से मेंटेन कर रही है नहीं कर रही, तो वो एट ऑल टाइम्स कभी भी मेंटेन चेक कर सकता है। मगर अब ये नहीं है ना, वैसे ये बात अभी भी इंप्लाइड है, यहाँ पे ऑल टाइम लिखवा दिया है, लेकिन अभी भी इंप्लाइड है कि अगर कंपनी उस टाइम पे वर्क ही नहीं कर रही है, आप वर्किंग आवर्स में, तो कंपनी के ऐसे तो आप जाके गेट खटखटा नहीं दोगे रात को 2 बजे जाकर कि भाई मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दो। तो अभी भी ऑब्वियस सी बात है कि बंदा बुक्स ऑफ अकाउंट वर्किंग आवर्स में जाकर चेक करेगा, लेकिन ऑल टाइम डालने का लॉजिक ये है कि हर कंपनी के वर्किंग आवर डिफरेंट होते हैं और अपने तरीके से मेंटेन होते हैं। और कुछ कुछ कंपनीज, अगर कुछ कंपनी ऐसी भी होती है 24 आवर्स चलती है, वो शिफ्टें बदलती हैं, एम्प्लॉइज की शिफ्ट बदलती है, लेकिन कंपनी 24 आवर्स ऑपरेट होती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में भी है। तो इसलिए यहाँ पे शब्द लिखा गया ऑल टाइम्स। तो अगर कोई बंदा उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करना चाहता है, देखना चाहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ढंग से मेंटेन हो रहे हैं, और ये कौन देखना चाहते होंगे? जिनका पैसा लगा है कंपनी में, एग्जांपल कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, उनको ज्यादा वो होता होगा कि हमारा पैसा जो लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लो कि कंपनी का पैसा इसका क्या यूज हो रहा है, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कितना कंपनी के प्रॉफिट है, कितने कंपनी के लॉसेज है, वो सब चेक करने के लिए अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो कर सकते हैं। और एक अमेंडमेंट आई थी उसमें कि ये अमेंडमेंट 2021 में आई थी, उसमें एक आ गया था कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, इस अमेंडमेंट एक आ गया था 1 अप्रैल 2022 और उसके बाद से इंडिया में जो भी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रही है वो वैसा वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेगी जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल की फंक्शनिंग हो। किस चीज की फंक्शनिंग हो? ऑडिट ट्रेल। अब ये ऑडिट ट्रेल क्या होता है सब तुम्हें समझाऊंगा और इसके बारे में दिखाऊंगा भी। तो वो कह रहा है कि पहले ना कंपनीज नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती थी, टैली हो गया, बीजी हो गया, वगैरह वगैरह। वो कह रहा है कि आज की डेट में ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो जो अकाउंटिंग के साथ साथ ऑडिट ट्रेल का काम भी करते हैं। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है मैंने यहां पे लिख रखा है, इसको नोट करो फिर तुम्हें समझाता हूं ये ऑडिट ट्रेल क्या होता है। तो आज की डेट में ये मैंडेटरी हो चुका है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इसने क्या बोल दिया, एवरी कंपनी, यहां पे शब्द यूज हो रहा है एवरी कंपनी। तो छोटी हो, बड़ी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, फर्क ही नहीं पड़ता, जो भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंट्स मेंटेन कर रही है इलेक्ट्रॉनिकली, उसको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ वही वाले रखने हैं 1 अप्रैल 2022 से उसके बाद से जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल की फंक्शनिंग हो। अब ऑडिट ट्रेल क्या होता है पहले तो लिख लो, फिर तुम्हें समझाता हूं, फिर उसके बाद तुम्हारे को पूरा पैराग्राफ पढ़वाऊंगा। ऑडिट ट्रेल क्या है? एन ऑडिट ट्रेल, यहां पे लिखो, इज अ स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड बाय विच अकाउंटिंग, ट्रेड डिटेल्स और अदर फाइनेंशियल डेटा कैन बी ट्रेस टू देयर सोर्स। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट ट्रेल क्या है? स्टेप बाय स्टेप फंक्शनिंग। क्या है? स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने किसी को माल बेचा, मान लो तुमने किसी से कोई गुड्स परचेज करे हैं या सेल करे हैं, कुछ भी करा है, मान लो आपने किसी को अपने गुड्स सेल करें, तो आपने सेल करते वक्त किस बंदे को बेचे हैं पहले उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल बुक में एंट्री डालोगे। कैश आया होगा उसकी एंट्री कैश में जाएगी कि कितना कैश आया, अगर कैश में आया है ना। इसके अलावा अगर एक समझ आती है फिर उसके फिर लेजर पोस्टिंग होगी, जर्नल पोस्टिंग होगी, ये सब चीज होगी, एंट्री भी डलेगी, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, फाइनल आउटपुट निकल के आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। तो किस किस डेट को एंट्री डाली, क्योंकि सारा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं कि सीधा माल बेच दिया सीधा बैलेंस शीट और पीएनएल बन गए, नहीं, सब स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेजर बनते हैं, जर्नल बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है ना। उससे पहले कैश बुक, सेल बुक वगैरह में एंट्री डलती है। तो किस किस डेट को किस किस जगह पे एंट्री डली, है ना, और उसके बाद कब वो फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट हुआ, उस सारी चीजों के रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। और खाली बात यहां खत्म नहीं हो रही है, अगर आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चेंज करते हो तो वो सॉफ्टवेयर की इतनी खासियत है कि वो डेट बता देगा कि ये चीज इस डेट को मॉडिफाई हुई है। पहले वाले में, अब वाले में दिक्कत पता है क्या, पहले क्या होता था कि कंपनीज एक्सेल में मेंटेन करती थी, पहले एक्सेल में सारा डेटा चढ़ाती थी और उसके बाद उसको एक्सेल में डेटा चढ़ाने के बाद किसको माल बेचा, किससे खरीदा, कितने का खरीदा, सेलर का नाम क्या, किस स्टेट से आया माल, किस स्टेट में गया माल, वो सारे रिकॉर्ड पहले एक्सेल में मेंटेन होते थे। देन उसके बाद वो टैली में चढ़ते थे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चढ़ते थे, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाई जाती थी, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी करने के बाद। अब आजकल क्या है कि इतने बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वो सारा काम पहले सॉफ्टवेयर में आप डायरेक्ट फीड कर लो, लेकिन स्टिल कंपनीज आज भी पहले एक्सेल में मेंटेन करती हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर में डालती हैं। लेकिन इसके सॉफ्टवेयर के फंक्शनिंग क्या है, क्योंकि आजकल के सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल की फंक्शनिंग है, तो उससे क्या होता है कि अगर किसी ने उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई छेड़छाड़ी करी है तो वो सॉफ्टवेयर बता देगा कि इस डेट को इस चीज में मॉडिफिकेशन हुई है। तो ये सॉफ्टवेयर की खासियत है। तो अगर आरओसी को कभी छापा मारना पड़ गया, और अच्छा इसमें एक खासियत हो रहा है कि ये ऑटोमेटिक आपके हिसाब से डेट फीड नहीं होती, आप फर्स्ट टाइम तो डेट फीड करते हो तो उसके बाद क्या होगा कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वो बैक डेट नहीं लेता, वो बैक डेट से नहीं लेता, वो करंट डेट के हिसाब से फीड करना शुरू करता है। बैक डेट को सॉफ्टवेयर लेते नहीं है आसानी से। अच्छा तो जब वो बैक डेट सॉफ्टवेयर में फीड नहीं होती तो पहले क्या होता था, 10-10 साल तक, 15-15 साल तक कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करती थी, और फिर जब उनको पता लगता था कि आरओसी की रेड पड़ने वाली है तो एकदम से 15-15 साल की रिकॉर्ड इकट्ठे मेंटेन करती थी। अब आज के डेट में क्या होगा, क्योंकि ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर आ गया तो पता लग जाएगा डेट वाइज कि किस कंपनी ने बुक्स अकाउंट्स कब मेंटेन करे हैं,
और अगर पहले के बने हुए में कोई छेड़छाड़ी करी है, गड़बड़ी करी है किस किस डेट को, तो वो भी ये सॉफ्टवेयर ही बता देगा। और इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल तो टैली के भी एडवांस लेवल वर्जन आ गए हैं। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे डाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद ऑडिट ट्रेल इन इंडिया, इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं, अकाउंट पेबल ऑटोमेशन, इसके अलावा ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर फॉर एसबीएम बेस्ट। यहाँ पे तुम्हारे को दिखा रहा था एक वो सॉफ्टवेयर था टैली वाला, ये देखो टैली सॉल्यूशंस आ गया ना, टैली प्राइम का नाम आ रहा है आजकल। टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल की फंक्शनिंग है। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर ऑडिट ट्रेल की फंक्शनिंग है आज की डेट के अंदर इंडिया के अंदर। ये जोहो कंपनी है नाम की कोई, इनके पास सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ऑडिट ट्रेल की फंक्शनिंग है। ऐसे अलग अलग कंपनीज हैं। ये एक्सेल बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ऑडिट ट्रेल की फंक्शनिंग है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज आज के अंदर जिनके सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल की फंक्शनिंग। और ऑडिट ट्रेल होता है क्या, तुम समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, विद डेट वाइज करता है, कोई मॉडिफिकेशन होती है वो भी बता देता है, और ऑटोमेटिक कोई चीज गलती हो रही है तो एरर दिखा देता है कि ये चीज गलत है और इसको आप ठीक कर लो, करेक्ट कर लो, ये चीज आपने गलत पोस्ट करी। क्योंकि आपको पता होगा ना, लेजर्स और जर्नल्स मैच करने चाहिए आपस में, और उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच करनी चाहिए। तो अगर लेजर जर्नल आपस में मिसमैच हो रहे हैं तो बता देगा कि इस जगह पे एरर है, तो सॉफ्टवेयर बता देगा। और अगर आप कोई छेड़छाड़ी करोगे तो वो भी बता देगा, डेट वाइज चीजें डली होती हैं इसके अंदर। इससे क्या होता है कि सोर्स पता लग जाता है कि कौन सी चीज कब डली, कब मॉडिफाई हुई, ये सारे सॉफ्टवेयर वाली चीजें इसके अंदर से पता लग जाती है। तो ये सॉफ्टवेयर की बहुत खासियत है। तो आज के डेट में सारी कंपनीज को बोल देंगे आप नॉर्मल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं यूज करोगे, वो वाले सॉफ्टवेयर यूज करोगे जिसमें ऑडिट ट्रेल की क्या है फंक्शनिंग है। तो ये हो गई बात खत्म। तो कहता है द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड, तो एक पहले वाले पॉइंट में अमेंडमेंट सिर्फ ये ऑल टाइम शब्द इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट आई है, ठीक है जी। अच्छा इसकी जगह पे अगर मैं तुम्हें पहले बताऊं तो यहाँ पे वर्ड क्या होता था, मैं तुम्हें बताऊं, एक मिनट रुको, अगर मेरे पास बुक पड़ी है दूसरी वाली, पहले यहाँ पे वर्ड क्या होता था मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बुक कहाँ है, एक मिनट रुको। एक मिनट, यहाँ पे वर्डिंग क्या थी पहले मैं वो बता रहा हूँ, क्या यूज लिखा हुआ था यहाँ पे। बस यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ था आ रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या चीज थी पहले, क्या थी, क्या सिर्फ क्या ऐड हुआ, बस यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले ना सिर्फ इतना लिखा हुआ था रूल 3 के अंदर कि हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं जो कि एक्सेसिबल हो, बस आगे एक वर्ड लिख दिया, जो कि एक्सेसिबल हो फॉर सब्सिक्वेंट यूज। बस यहाँ पे एक लाइन ऐड करी, एट ऑल टाइम्स, ताकि कोई भी बंदा उसे एक्सेस कर सके एट ऑल टाइम्स। और कोई भी बंदा कौन होगा जिसको उस चीज में इंटरेस्ट होगा, नॉर्मल बंदा तो मुंह उठा के चलन जाएगा कि मेरे को अपनी बुक्स, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देखो, रोड से चलता फिरता बंदा, कोई कंपनी का शेयर होल्डर, क्रेडिटर, वो लोग ही कंपनी की एक्सेस करने के लिए मांगेंगे जिनका पैसे का इंटरेस्ट लगा हुआ उस कंपनी में। Next, the information contained in the record shall be retained completely in the format in which they were originally generated, sent, or received, or in a format which shall present accurately the information generated, sent, or received, and the information contained in the electronic record shall remain complete and unaltered. इस लाइन का मतलब समझो क्या कह रहा है, जो भी आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे वो उसी तरीके से रहने चाहिए, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। कह रहा है, लिखा है यहाँ पे, आप जिस तरीके से, अगर आपने देखो यहाँ पे लिखा है द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिकॉर्ड शैल बी रिटेन्ड कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड, सेंट और रिसीव्ड। 3 शब्द है। रिसीव्ड मतलब कई बार ऐसा होता है आपकी दूसरी ब्रांच है या आपका कोई दूसरी किसी जगह पे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, वो आपको रेडी करके भेज रहे हैं, तो आप उसमें छेड़छाड़ी नहीं करोगे, आप वो रिसीव्ड वर्ड हो गया। आप बनाकर कहीं और भेज रहे हो आपके किसी दूसरे ऑफिस के अंदर, तो सेंट वर्ड आ गया। जनरेटेड मतलब आपने खुद अपने ऑफिस में ही बुक्स ऑफ अकाउंट सारे बनाकर वहीं रेडी करे हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, ये काम आउटसोर्स कर देती हैं। बहुत सारी कंपनी अकाउंट्स खुद नहीं बना पाती, तो अपने काम को, वैसे कंपनी के अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी अगर आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो वो मैनेजमेंट की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। लेकिन बहुत सारी कंपनी खुद नहीं कर पाती, तो वो लोग अकाउंटेंट्स हायर करती हैं। और कुछ कंपनीज अपनी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट रखती हैं, कुछ कंपनीज एक्सटर्नल अकाउंटेंट हायर करती हैं। तो आप जिससे भी अकाउंट मेंटेन करा रहे हो, कह रहे जिस फॉर्मेट में आएंगे उसी फॉर्मेट रखोगे, आप छेड़छाड़ी नहीं करोगे। हाँ, अगर कोई करेक्शन है, जेन्युइन मिस्टेक है, तो आप ठीक कर लो। कल को अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आप बता देना कि भाई ये करेक्शन थी। अदरवाइज आपको पता है उस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल की फंक्शनिंग है, तो वो ऑटोमेटिक बता देगा इस डेट को, ये तो अपने आप से पूछेंगे क्या करा था इस दिन।
नेक्स्ट कहता है द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द ब्रांच ऑफिस शैल नॉट बी ऑल्टर्ड एंड शैल बी केप्ट इन अ मैनर वेयर इट शैल डिपिक्ट मतलब शोज व्हाट वाज ओरिजिनली रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। क्या है आगे बात, देखो हर एक कंपनी की जो ब्रांच ऑफिस, देखो एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, आपने सुना होगा, देखो बहुत सारे लोग ना शब्द यूज करते हैं, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ऐसे ऐसे लोग शब्द यूज करते हैं, तुम लोगों के मुंह से सुना होगा। कंपनी लॉ में ये सब कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। पूरे कंपनी लॉ में सिर्फ दो ही शब्द यूज होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस और एक होता है ब्रांच ऑफिस। पूरे कंपनी लॉ में सिर्फ दो ही शब्द यूज किए जाते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस और एक होता है ब्रांच ऑफिस। जो एक कंपनी का मेन ऑफिस है, जहां से कंपनी अपने आप को ऑपरेट कराना चाहती है, मान लो कंपनी दिल्ली का उसका मेन ऑफिस है जहां से ऑपरेट कराना चाहती है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया। बाकी सारे कौन हो गए, ब्रांच ऑफिस। और जितने भी ब्रांच है, क्योंकि हर ब्रांच में अपनी ट्रांजेक्शन अलग हो रही है, तो सारे ब्रांच के अकाउंट्स ब्रांच में रेडी किए जाते हैं, मगर रेडी करने के बाद उनकी एक कॉपी कहां भिजवाई जाती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में भिजवाई जाती है। तो वो यही कह रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस के पास ब्रांच ऑफिस की कॉपी आई है, उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। The information in the electronic record of the document shall be capable of being displayed in a legible manner. Legible form का मतलब होता है understandable form। और जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए, नहीं कोई चाइनीज भाषा में मेंटेन कर रहे हो। एक ऐसी भाषा जो इंडिया में लीगली अलाउ करी गई है, जो कि इंग्लिश ही चलती है यहाँ पे, तो आप उसी भाषा में मेंटेन करोगे इंडिया के अंदर। और कह रहा है देयर शैल बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल एंड डिस्प्ले प्रिंट आउट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज द ऑडिट कमेटी इफ एनी और द बोर्ड में डीम एप्रोप्रिएट एंड सच रिकॉर्ड शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ और रेंडर्ड अनयूजेबल अनलेस परमिटेड बाय लॉ। लाइन का मतलब समझना, देखो दो शब्द यूज हो रहे हैं यहाँ पे, एक हो रहा है ऑडिट कमेटी, एक शब्द यूज हो रहा है बोर्ड। देखो आप एक ना कंपनी लॉ के अंदर एक कमेटी बनती है जिसका नाम है ऑडिट कमेटी, और इसका सेक्शन है 177। एक चीज याद रखना, ऑडिट कमेटी कभी भी ऑडिट नहीं करती। ऑडिट कमेटी ऑडिट नहीं करती, ऑडिट तो ऑडिटर ही करेगा। और ऑडिटर कौन होता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है वो कौन होता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग सीए। तो ऑडिट कमेटी ऑडिट नहीं करती। ऑडिट का कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, वो ऑडिटर कौन होगा उसका नाम रेकमेंड करती है। शब्द को फोकस कर लो मेरे, रेकमेंड करती है, अपॉइंट भी नहीं करती। कंपनी के अंदर जो भी ऑडिटर अपॉइंट होता है वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, क्योंकि पैसा शेयर होल्डर का लगा, तो ऑडिटर को अपॉइंट भी कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स। लेकिन किस बंदे को अपॉइंट करना है उसकी रिकमेंडेशन कौन देती है, ऑडिट कमेटी। अच्छा, ऑडिटर ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको चेक भी कौन करती है, ऑडिट कमेटी। तो इसका मतलब ऑडिट कमेटी खुद ऑडिट नहीं करती, ऑडिट कमेटी ऑडिटर को अपॉइंट भी नहीं करती। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेंगे, शेयर होल्डर। लेकिन ऑडिटर किसको अपॉइंट करना चाहिए किसको नहीं, वो रेकमेंड कौन करती है, ऑडिट कमेटी। ऑडिटर ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा वो चेक कौन करती है, ऑडिट कमेटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की ढंग से बनी नहीं बनी उसको चेक कौन करती है, ऑडिट कमेटी। ऑडिटर ने ढंग से ऑडिट करने करा वो भी चेक कौन करती है, ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी किस कंपनी को बनानी होती है, पहले तो ये समझ लो, ऑडिट कमेटी हर कंपनी को नहीं बनानी होती। ऑडिट कमेटी एक तो बनानी होती है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को। ऑडिट कमेटी एक तो किसको बनानी होती है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को। और दूसरा किसको बनानी होती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल ₹10 करोड़ और मोर है, या जिनका टर्नओवर और है ₹100 करोड़ और मोर है, या जिनकी बोरोइंग्स एक्सीडिंग 50 करोड़ है, 50 करोड़। इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए। इसका मतलब अगर आपका इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, या आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो बात ही खत्म, आपको तो ऑडिट कमेटी बनानी है। अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो या तो आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है। यहां पे एग्जैक्ट 50 कवर नहीं है, तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी है। तो कह रहा है जिन उसके अलावा और जिन कंपनियों को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी, वहां पे उस कंपनी को कौन देखते हैं, डायरेक्टर ही देखते हैं इन चीजों को। तो कह रहा है कंपनी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए क्या प्रॉपर सिस्टम मेंटेन किया गया, प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स हैं, और सारे अकाउंट्स को कहां स्टोर करना है, क्या प्रॉपर डेटा का जगह है कंपनी के पास, कितनी हार्ड डिस्क है, कितनी स्टोरेज है ना, उसको डेटा को निकालना कैसे है, प्रिंट आउट कैसे निकालना है,
कहां कहां सेव करके रखना है, वो सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगी? ऑडिट कमेटी। अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो, और ऑडिट कमेटी किस कंपनी में होगी? इनमें से किसी एक कंपनी में होगी। और कह रहा है अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखेंगे? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखेंगे। और कह रहा है कोई भी कंपनी अपने अकाउंट्स को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी। डिस्पोज ऑफ का मतलब डिलीट नहीं करेगी अनलेस परमिटेड बाय लॉ। क्योंकि पहले क्या होता था, जो फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते थे ना, उनको मेंटेन करने का टाइम होता है 8 साल, कि आपको 8 साल तक फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाले में तो अपने अपने अकाउंट्स में, एक्सेल में, कंप्यूटर में मेंटेन कर रखे हैं, सेव कर रखे हैं, उसको डिलीट करने की जरूरत क्या? लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करो। तो अगर आपको डिलीट करना तो आपको पहले लॉ मेकर की परमिशन लेनी, लॉज की परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर लॉ अलाउ करता है। और लॉ का मतलब क्या? गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो। और कह रहा है हर एक कंपनी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है उसका एक बैकअप रखेगी अपने पास। और ये बैकअप कैसे मेंटेन करेगी? डेली बेसिस पे। ये अमेंडमेंट आई है। पहले यहां पे शब्द था पीरियोडिक बेसिस। अच्छा, जब हम बोले पीरियोडिक, तो पीरियोडिक का मतलब होता है पीरियड। एक पीरियोडिक वर्ड बना पीरियड से। अब पीरियड का मतलब है क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। और वो पीरियड गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं करा था, और अब सरकार ने उसको चेंज करके लॉ रूल में क्या कर दिया? डेली बेसिस वर्ड कर दिया। ये भी अमेंडमेंट आई है 5/8/2022 को। तो पीरियोडिक बेसिस की जगह वर्ड क्या है? डेली बेसिस। तो ले देखिए भाई, कह रहा है कि जितनी भी कंपनी, क्योंकि देखो बुक्स ऑफ अकाउंट तो रोज मेंटेन होते हैं, रोज कितना माल बिक रहा है, कितना माल आ रहा है, कितने खर्चे हुए, कितनों से पेमेंट आई, उन सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रोज मेंटेन होते हैं। तो वो कह रहा है हर एक कंपनी अपने अकाउंट्स में तो मेंटेन करेगी, साथ में इसको अलग से एक बैकअप भी मेंटेन करेगी सर्वर्स के पास। अच्छा, इट शैल बी केप्ट फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ डेली बेसिस। और आप इसे कहां मेंटेन करोगे? क्या कह रहा है? मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक वर्ड इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इफ एनी शैल बी केप्ट इन द सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया। तो कह रहा है कि आप अपने पास तो मेंटेन करो, प्लस इसको ऑनलाइन मेंटेन करो। जैसे कुछ लोग गूगल ड्राइव में रख लेते हैं इसको, कुछ लोगों के पास एप्पल ड्राइव होती है, आई क्लाउड स्टोरेज, उसमें मेंटेन कर लेते हैं उसको। तो उनके सर्वर्स अगर आपके पास इंडिया में है, आप उन्हें इंडिया में एक्सेस कर पा रहे हो, तो उस जगह पे उसको क्या करो? मेंटेन करके रखो। और कह रहा है अगर आप उनको जब जब उन अकाउंट्स को आप ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हो, तो नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, मान लो आपने गूगल ड्राइव में स्टोर कर रखा है उन सारा डेटा को, ऑनलाइन सेव कर रखा है, तो उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम तो वो गूगल हो गया, उनका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर का, और लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर वेयर एवर एप्लीकेबल। लोकेशन में तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे लिखा है ना वेयर एवर एप्लीकेबल। अगर आपको जरूरत है, वो कह रहे हैं कि किसी किसी स्टेट की जरूरत पड़ती है, किसी किसी कंट्री में, लेकिन हमारे को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि गूगल ड्राइव ऑलरेडी इतना पॉपुलर है। तो ले देखिए ये कह रहा है कि अगर आप अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हो तो पहले बात तो आपको डेली बेसिस पे मेंटेन करने हैं, मतलब डेली बेसिस उसका बैकअप मेंटेन करना है। तो आप फिजिकली अपने कंप्यूटर में तो मेंटेन कर ही रहे हो, मतलब अपने घर वाले कंप्यूटर में, मतलब ऑफिस वाले कंप्यूटर में सारा डेटा तो जा ही रहा है, प्लस उसका बैकअप क्या करो? सर्वर्स में अगर मेंटेन कर रहे हो, ऑनलाइन कहीं स्टोर कर रहे हो क्लाउड वगैरह में, वो आई क्लाउड हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, तो उनकी जिस सर्वर में मेंटेन कर रहे हो, जिनके सर्वर में, जिनका गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, या गूगल वालों की होगी वो, आई क्लाउड एप्पल वालों को हो गया, तो उनकी डिटेल्स भी मेंटेन करोगे, डालोगे। और कह रहा है where the books of accounts and other books and papers are maintained on cloud, such address is provided by the service provider, where the service provider is located outside India, the name of address of the person in control of the books of accounts, other relevant books and papers। आ गई ना बात? ये तो इससे कनेक्टेड है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ऊपर और नीचे वाले में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे फिजिकली लोकेटेड की बात हो रही है कि आप फिजिकली इंडिया में किसी बंदे के पास जाकर मेंटेन करो, जो कि कोई नहीं करता। फिजिकली तो आप बैकअप जो रखते हो आप अपने पास अपने कंप्यूटर में रखते हो, ज्यादातर आप इलेक्ट्रॉनिकली रखते हो गूगल ड्राइव के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड का मतलब कहते हैं वर्चुअल स्पेस, जो आपने अलग से ले रखा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं, जितने मेरे लेक्चर्स हैं, मेरे को भगवान ना करे मैं अपने हार्ड डिस्क में भी उसकी कॉपी रखता हूँ, कंप्यूटर में भी रखता हूँ, उसको गूगल ड्राइव में भी स्टोर करके रखता हूँ अलग से, ताकि कल को अगर कंप्यूटर से डिलीट भी होगा तो मेरे पास ड्राइव में सर्वर में पड़े हैं, तो हम बोलते हैं क्लाउड सर्विसेज। तो हमने ले रखे हैं। तो अगर आपने ऐसे कर रखे तो उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम, किसकी क्लाउड सर्विसेज ले रखी है, कहां मेंटेन कर रखा है, उन सबकी डिटेल यहां पे बता दो बस। इसी के साथ तुम्हारा रूल 3 खत्म हो गया। ठीक है जी, ये थी अमेंडमेंट, छोटी छोटी अमेंडमेंट थी, मैंने पूरा रूल ही पढ़वा दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब और आगे क्या बोलता है? अब एक चार्जेस वाले चैप्टर में अमेंडमेंट है छोटी सी। ये क्या अमेंडमेंट है? बहुत सिंपल सी, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, बता देता हूं क्या है। आप लोगों ने जब चार्ज वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था जब भी कोई कंपनी चार्ज क्रिएट करती है, चार्ज क्रिएट का मतलब सिक्योर्ड लोन लेती है, कोई लोन लेने के बदले अपनी कोई, जब भी कोई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी करती है तो उसको एक फॉर्म फाइल करना होता है आरओसी को, उसका नाम होता है फॉर्म CHG-1, है ना, पढ़ा था ना। और जब वो चार्ज की पेमेंट कर देती है, जब वो लोन चुका देती है आरओसी को, मतलब वो कंपनी को जिससे लोन लिया है, जब वो लोन चुका देती है तो आरओसी को एक और फॉर्म फाइल करना होता है फॉर्म CHG-4। इसमें वो बता देती है कि भाई मैंने लोन की पेमेंट जो लिया था वो लोन चुका दिया है, इसे हम सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म बोलते हैं। एक ये CHG-9 है, ये भी क्रिएशन का ही फॉर्म है, ये भी चार्ज क्रिएट करने का फॉर्म है। चार्ज क्रिएट करने के 2 फॉर्म होते हैं, CHG-1 और CHG-9। CHG-1 कब जाता है? अगर आप लोन डिबेंचर्स की फॉर्म में ले रहे हो तो CHG-9 जाता है। देखो लोन लेने के कई तरीके होते हैं, एक होता है नॉर्मल लोन ले लिया, एक होता है डिबेंचर्स की फॉर्म में लोन ले लिया। अगर आप नॉर्मल लोन ले रहे हो तो CHG-1 फॉर्म जाता है, सिक्योर्ड लोन। अगर आप डिबेंचर्स इशू करके लोन ले रहे हो तो CHG-9 फॉर्म जाता है। और CHG-4 फॉर्म कब जाता है? चार्ज को
रिडीम करने के लिए, मतलब जो आपने चार्ज जो लोन लिया था उसका पैसा चुकाने के लिए। तो ये बड़े सारे फॉर्म, अलग अलग फॉर्म फाइल होते हैं, CG1, CG4, CG8, CG9, आप लोगों को चार्ज के चैप्टर में पढ़ा है। कह रहा है अगर आप इनमें से कोई भी फॉर्म ROC को फाइल कर रहे हो तो, और अगर आपकी कंपनी इसमें से किसी भी प्रोसेस में चल रही है, हो सकता है आपकी कंपनी का रिवाइवल चल रहा हो, तो आपको पता होगा एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड चैप्टर है IBC, उसके अंदर ये बताया गया कि अगर आपकी कंपनी रिवाइव हो रही है, मतलब डूबने से वापस खड़ी हो रही है, तो अगर आपकी कंपनी डूब रही थी और डूबने से बचाने के लिए हमारे इंडिया में एक प्रोफेशन होता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशन, नाम से क्लियर हो रहा है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। आपकी इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाते हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से कंपनी वापस खड़ी हो सकती है। अगर वो खड़ी कर पाएंगे उस तरीके से तो बढ़िया, अदरवाइज उस कंपनी को बंद करा दिया जाता है। तो जितने टाइम तक वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उस कंपनी के अंदर आया है ना, या आपकी कंपनी बंद हो रही है तो उस टाइम पे लिक्विडेशन हो रहा होगा, तो उस दौरान अगर आपकी कंपनी इनमें से कोई भी फॉर्म फाइल कर रही है किसी भी चीज की वजह से, आपने उस दौरान कोई लोन लिया या उस दौरान कोई लोन की पेमेंट कर रहे हो और आपकी कंपनी में इनमें से कोई भी बंदा उस टाइम पे है, तो आपको उसके भी साइन करवाने हैं। अगर आपकी कंपनी में लिक्विडेटर है, आपकी कंपनी वाइंडिंग अप है, तो उसके साइन करवाकर फाइल करना है फॉर्म, और उसके भी साइन लगवाने उस फॉर्म पे। जो बाकी जो नॉर्मल लोगों के साइन लगते हैं उस फॉर्म पे, वो तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, वो तो मैंने बताया था, वो तो लगेंगे, साथ में लिक्विडेटर के साइन भी लगवाने हैं। अगर आपकी कंपनी की रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्या चल रही है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ है और आपकी कंपनी की क्या चल रही है, CIRP बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, और आपकी कंपनी की CIR पे चल रही है और आपकी कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है कि वापस आपकी कंपनी खड़ी हो जाए, और उस दौरान अगर आप इनमें से कोई भी फॉर्म फाइल कर रहे हो तो आपको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के क्या करवाने, उस पर साइन करवाने उस फॉर्म पे, ROC को फाइल करने से पहले। बस ये चार्जेस वाले चैप्टर की क्या थी, अमेंडमेंट। इसी के साथ आपकी सारी अमेंडमेंट खत्म हो गई। अब कर रहे हैं गाइस हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स वाले चैप्टर की अमेंडमेंट। बहुत सिंपल सी अमेंडमेंट है, इसमें कुछ नहीं है। आपको पता है कि हर एक कंपनी जो भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है जनता से, आपको पता है ना, पब्लिक से, देखो डिपॉजिट्स हम दो लोगों से एक्सेप्ट करते हैं, या तो अपनी कंपनी के मेंबर्स से या पब्लिक से। और पब्लिक से डिपॉजिट सारी कंपनी नहीं ले सकती, आप लोगों ने डिपॉजिट वाले चैप्टर पढ़ा था, सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज ले सकती हैं, और नॉर्मल कंपनीज खाली अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती हैं। तो कंपनी ने जिससे भी डिपॉजिट लिया हो, मेंबर से या पब्लिक से, जिससे भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हो, FD की फॉर्म में पैसा लिया हो, उस कंपनी को हर साल 30 जून को या उससे पहले पहले क्या करनी पड़ती है, एक रिटर्न फाइल करनी होती है फॉर्म DPT3 में। DPT बना डिपॉजिट से, और इसके अंदर बताना पड़ता है कि इस साल उन्होंने कितने डिपॉजिट्स लिए, है ना, कितने अमाउंट के लिए, किससे लिए, वो सब डिटेल इसके अंदर आती है। कब फाइल करें, 30 जून को। तो इसमें एक अमेंडमेंट आई छोटी सी, क्या कि जब आप वो DPT3 फाइल करोगे उसमें एक CA के साथ, एक प्रैक्टिसिंग CA से क्या करवाओगे, कंपनी का जो ऑडिटर है, जो आपकी कंपनी का ऑडिटर है, और वो कौन होता है, प्रैक्टिसिंग CA होता है, जो जिसने आपकी कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट करे हैं, उससे एक स्टेटमेंट लिखवा कर दोगे एज ऑन 31 मार्च, मतलब इस साल का 31 मार्च निकला उसके बाद ही तो जून आएगा ना, तो 31 मार्च तक की वो CA एक स्टेटमेंट बनाकर देगा आपकी कंपनी की DPT3 के अंदर ही, जिसमें की कंपनी की एज ई पोजीशन क्या थी अभी तक, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, उनको पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, किस वजह से पड़ी, उन्होंने डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा क्यों लिया, वो ठप्पा लगाकर कौन देगा, CA एक स्टेटमेंट रेडी करके देगा। और वो स्टेटमेंट भी किसके अंदर लग के जाएगी, उस DPT3 के अंदर ही लग कर जाएगी। बस ये एक नई चीज ऐड हुई है, पहले स्टेटमेंट वाला कोई शब्द नहीं था कि कंपनी के ऑडिटर से एक स्टेटमेंट लगवानी है, उसके अंदर अब एक स्टेटमेंट भी लगवानी है कंपनी के ऑडिटर से उस DPT3 के अंदर ही, कि ये कंपनी ने ये क्यों करा है, कंपनी ने ये डिपॉजिट क्यों एक्सेप्ट करें, उनको किस चीज की जरूरत थी, किससे करें, वगैरह वगैरह, वो डिटेल एक लगा के देगा। और रिटर्न कब फाइल करनी है, तो 31 मार्च तक जितने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट हुए, तो जैसे एग्जांपल लेके बात करें, अगर मान लो साल 23-24 चल रहा है, तो 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का साल हो गया, ठीक है जी। तो इस डेट तक आपने जितने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं एज ऑन 31 मार्च, इसकी कंपनी का जो ऑडिटर है, और वो कौन होता है, कंपनी का प्रैक्टिसिंग CA जो होता है, ऑडिटर है, वो एक स्टेटमेंट बनाकर देगा कि कंपनी ने सब क्यों लिया, किस लिए लिया, और फिर उसको इस सब चीजों की डिटेल ऑडिटर की स्टेटमेंट के साथ अब कब फाइल करोगे, 30 जून 2024 या उससे पहले पहले, बिफोर, किस फॉर्म में, फॉर्म DPT3 में, ठीक है जी। बस यही अमेंडमेंट थी, खत्म हो गई डिपॉजिट वाले चैप्टर की अमेंडमेंट। तो गाइस अब हम अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर की, और यहां जो हम अमेंडमेंट करेंगे इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये पेपर के हिसाब से इसमें एक अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलो ऐसा जितने काम की नहीं है, लेकिन एक अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेस तो पता है,
आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि जैसे एक कंपनी समाज में ग्रो होती है, वो जितना प्रॉफिट कमाती है वो समाज से कमाती है, तो उस कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो समाज के प्रति भी कुछ भला करे। तो उसके लिए एक कंसेप्ट लाया गया था जब ये नया वाला कंपनी एक्ट आया था कि हर वो कंपनी जो समाज में ग्रो कर रही है, अगर वो बड़ी कंपनी है, और बड़ी कंपनी का मतलब है कि यहां पे 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, अगर आपकी कंपनी इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, अगर आपकी कंपनी इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, तो आपकी कंपनी को अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना है, मतलब समाज के भले के लिए कंट्रीब्यूट करना है। और वो पैसा कहां कंट्रीब्यूट करना है उसके लिए ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चैप्टर में एक साथ में एक शेड्यूल 7 दिया हुआ है, कंपनी लॉ का शेड्यूल 7, उसमें ना एक्टिविटीज बताई हुई है कि आप कहां कहां पैसा लगा सकते हो वो वाला। एग्जांपल, गरीबों की इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, है ना, और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इसके अलावा गरीबों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, बीमारी का ट्रीटमेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें वहां पे दी हुई हैं। आप उनमें से किसी भी जगह पे वो पैसा सोशल वेलफेयर के लिए लगा सकते हो। और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट किन कंपनीज के ऊपर लगता है? कहता है कि आप इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर दो, या तो आपकी कंपनी की नेटवर्थ, अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ना कंपनीज पे लगता है, ऐसी कंपनी पे लगता है कि भले ही फिर वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, प्लस पब्लिक दोनों पे लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंपनी इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर रही है, भले आपकी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, तो आपके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजंस लगेंगे। और लगने का मतलब यह है कि जैसे आप पे लगेंगे तो आपको पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना होता है। तो इसका मतलब जैसे अगर मान लो आपकी, वो कहता है 3 क्राइटेरिया क्या क्या है, अगर आपकी कंपनी मान लो एक्स लिमिटेड है, अगर उस कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, या उस कंपनी का टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या था, सेल्स 1000 करोड़ और मोर है, या उस कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, तीनों में और है, और तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा कर दोगे तो आपके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन लगेंगे। इट डजंट मैटर वेदर कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे शब्द यूज हो रहा है एप्लीकेबल टू कंपनीज, ना प्राइवेट बोला ना पब्लिक, नीचे लिखा भी है कंपनीज, कंपनी कंपनी, कहीं पे नहीं बोल रहा प्राइवेट या पब्लिक, तो सब पे लगता है अगर आप इन तीनों में से कोई क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो। आई होप आपको नेटवर्थ का मतलब पता होगा, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्लस पीएनएल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस, इन 4 चीजों को आप जोड़ दोगे तो कंपनी की नेटवर्थ निकलती है। तो अगर वो जोड़कर 500 करोड़ या उससे ज्यादा बन रही है, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा बन रहा है, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा बन रहा है, तो आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लगेंगे और आपकी कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना होगा। और कितना करना है, आपके पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। मान लो आपकी कंपनी जो एक्स लिमिटेड है, उसका इस साल टर्नओवर चला गया 1200 करोड़, टर्नओवर चला गया 1200 करोड़, ये आपकी कंपनी का टर्नओवर चला गया। अच्छा 1200 करोड़ तो टर्नओवर है, इसका मतलब आप सीएसआर में फॉल कर गए, सीएसआर में फॉल करके टर्नओवर 1000 से ऊपर आ गया, 1000 करोड़ उससे ज्यादा। अब आपको पिछले 3 साल का क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट है उसके एवरेज निकालने और उसका 2% सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है। मान लो अभी करंट ईयर चल रहा है 23-24, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, तो इस साल अगर आपका इसमें फॉल कर गया तो आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस साल। तो इससे पहले वाले 3 साल कौन से हो गए, 22-23, 21-22, 20-21, राइट, ये पहले वाले 3 साल हो गए। अब पहले वाले 3 सालों के अंदर मान लो आपका 20-21 में नेट प्रॉफिट था 20 करोड़, मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, अब हम नेट प्रॉफिट देख रहे हैं। आपको जो कंट्रीब्यूट करना है वो नेट प्रॉफिट का करना है। देखो ऊपर सीएसआर में फॉल करने के 3 क्राइटेरिया हैं कि आपका पेड अप नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। आप तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करोगे, आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लग जाएंगे। लेकिन जब आप पे लग गए तो आपको कंट्रीब्यूट जो करना है वो नेट प्रॉफिट के बेस पे करना है।
कि आपके जो पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट है उसकी एवरेज निकालो और उसका 2% सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है। जैसे मान लो आपका 2020-21 में नेट प्रॉफिट था 20 करोड़, मान लो 21-22 के अंदर आपका नेट प्रॉफिट था 80 करोड़, और मान लो 22-23 के अंदर आपका नेट प्रॉफिट है 50 करोड़। तो टोटल आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 80, 20, 100, 150, 150 करोड़ आपका नेट प्रॉफिट हो गया। 150 करोड़ क्या हो गया आपका नेट प्रॉफिट। पहले तो आप इसकी एवरेज निकालोगे, तो 150 करोड़ की 3 साल की एवरेज निकालोगे तो 150 करोड़ डिवाइड बाय 3, 3 साल की एवरेज ले रहे हो तो ये निकल के आ गया आपका 50 करोड़। अब 50 करोड़ का 2%, तो 50 करोड़ का 10% हो गया 5 करोड़। तो 50 करोड़ का 50 करोड़ का 10%, 5 करोड़, तो 5 करोड़ का 50 करोड़ का 1% कितना हो गया? 50 लाख। तो 2% कितना हो गया? 1 करोड़। तो ये जो 1 करोड़ निकल के आया ₹1 करोड़, ये आपको क्या करना है 23-24 के अंदर कंट्रीब्यूट करना है सीएसआर एक्टिविटीज में, कंट्रीब्यूट करना है सीएसआर एक्टिविटी में। ठीक है जी। और वो सीएसआर एक्टिविटीज कहां कहां पैसा लगा सकते हो वो कहां बताई हुई है? कंपनी लॉ के शेड्यूल 7 में। ठीक है जी, ये तो हो गया सीएसआर का प्रोविजन। अब आते हैं अमेंडमेंट कहां आई है। पहले एक प्रोविजन होता था, वो ये रहा, ये मैंने कट गया, यहां पे अमेंडमेंट सीधा नीचे की तरफ आते हैं, ये रहा मैंने लिख दिया अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 1 सेसेशन। पहले एक प्रोविजन होता था, उसमें यह था कि जैसे मान लो आपके ऊपर आज तो लग गया, सॉरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेस पे देखते हैं, मतलब मैंने एक बात मैं उसमें बोल गया कि ये जो आपको कंट्रीब्यूट करना है कैसे करना है, आपका पिछले साल का कितना था। जैसे हमारे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर दो, यहां पे लिखा है ना आपको ये जो देखना है कैसे देखना है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेस पे। इसका मतलब अगर आप 23-24 में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो या नहीं वो देखना पड़ेगा 22-23 के बेस पे। जैसे 22-23 में हमारा नेट प्रॉफिट 50 करोड़ है और होना कितना चाहिए था 5 करोड़ या उससे ज्यादा, और मान लेते हैं कि हमारा 22-23 के अंदर ही टर्नओवर कितना था, ये भी 22-23 का है। तो अगर 22-23 में आपका टर्नओवर इतना है तो आपको 23-24 में, क्योंकि हमेशा इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेस पे देखना है, तो आपको 23-24 में आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लग जाएंगे। मतलब आपके ऊपर सीएसआर के जिस साल आपने वो लिमिट एक्सीड करी उस साल नहीं लगते, अगले साल से लगते हैं। जैसे हमारा 22-23 के अंदर वो टर्नओवर एक्सीड करा 1000 करोड़ से, तो अब 23-24 से हमारे ऊपर क्या होंगे सीएसआर के प्रोविजन लगने शुरू होंगे। अगर 21-22 में एक्सीड कर जाता तो 22-23 से लगने शुरू हो जाते। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेस पे देखना होता है। और एक चीज ध्यान ये देनी है कि ये एवरी ईयर की एक्टिविटी हो गई, हर साल की एक्टिविटी हो गई ना, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है सीएसआर के प्रोविजन कब लगेंगे? अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो। इसका लिए तो हर साल देखना पड़ेगा कि आप इस साल फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि 22-23 के अंदर आपका जो टर्नओवर था वो 1200 करोड़ था और नेट प्रॉफिट आपका 50 करोड़ था, तो आपके ऊपर सीएसआर लग रहा था, आपने 23-24 में सीएसआर कंट्रीब्यूट करा। लेकिन 23-24 के अंदर मान लेते हैं अगर आपका टर्नओवर आ जाए 800 करोड़, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, और आपका नेट प्रॉफिट आ जाए 4 करोड़ 23-24 के अंदर, तो अब दिक्कत यह है कि 23-24 में आपका नेट प्रॉफिट 4 करोड़ है, तो आपका दोनों क्राइटेरिया कम हो गए। नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ से नीचे, टर्नओवर आपका 800 करोड़ से नीचे है। तो आपका अगला साल जो होगा 24-25, इस साल से आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट नहीं करना। यही अमेंडमेंट है, मैं ऐसा बता रहा हूं अमेंडमेंट क्यों है, अब नहीं करना, लॉजिक बताता हूं। पहले क्या था, पहले एक प्रोविजन था जिसमें यह लिखा होता कि अगर आपके ऊपर एक बार सीएसआर के प्रोविजन लग गए तो भले ही आप सीएसआर के प्रोविजन से आउट भी हो जाओ, तब भी आपके ऊपर 3 साल तक आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले प्रोविजन था। इसका मतलब ये, जैसे मैंने तुम्हारे को बताया कि 22-23 के अंदर कंपनी का नेट टर्नओवर 1200 करोड़ था, मतलब 1000 करोड़ से ज्यादा था, और नेट प्रॉफिट 50 करोड़ था, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा था, तो आपको 23-24 में सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ा। लेकिन 23-24 के अंदर आपका टर्नओवर कितना आ गया 800 करोड़, नेट प्रॉफिट आ गया 5 करोड़ से कम 4 करोड़, तो 23-24 में भी आपको सीएसआर 23-24 के मतलब अब 24-25 के अंदर भी आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो 23-24 में तो आप जो सीएसआर कंट्रीब्यूट कर रहे हो 22-23 के बेस पे कर रहे हो, लेकिन 23-24 के अंदर अगर आपकी लिमिट कम हो जाती है तो स्टिल आपको करना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि आपको 24-25 में भी करना पड़ेगा, और 24-25 में भी कम होती तब भी आपको 25-26 में करना पड़ेगा। मतलब एक बार आप सीएसआर में आ गए तो अगले 3 साल तक भले आप सीएसआर की लिमिट में नहीं भी हो तब भी आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लगते रहेंगे। पहला ऐसा कंसेप्ट था, अब नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि अब उसने ये अमेंडमेंट आई और इसमें ये वाला पॉइंट हट गया। इस पॉइंट में क्या था, रूल 3 था एक, उसमें ये लिखा हुआ था रूल 3 स्पेसिफाइड दैट एवरी कंपनी व्हिच सीजेस टू बी अ कंपनी, सीजेस का मतलब स्टॉप, टू बी अ कंपनी, सीज का मतलब स्टॉप, टू बी अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 एज पर द लिमिट स्पेसिफाइड देयरअंडर for 3 consecutive financial year shall not be required to constitute CSR committee and comply with the provision of section 135.
टिल सच टाइम दैट इट मीट द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। लेकिन ये पॉइंट हट गया है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, यही समझो, यही अमेंडमेंट आई है। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर आपके ऊपर सीएसआर लग गया और अब आने वाले अगले वाले 3 साल तक, मान लो आप अगले साल सीएसआर के क्राइटेरिया से आउट हो गए, तो अभी भी आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, भले आप इस साल सीएसआर के क्राइटेरिया से आउट हुए हो। उससे अगले साल फिर आपके ऊपर सीएसआर वाले क्राइटेरिया में आप नहीं आए, उससे अगले फिर साल सीएसआर वाले क्राइटेरिया में नहीं आए। तो एक बार लगने के बाद अगर आगे वाले 3 साल तक आप कंटिन्यूअसली सीएसआर वाले क्राइटेरिया में नहीं आ रहे का मतलब क्या है कि आप इन तीनों में से कोई भी लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहे, तो 3 साल के बाद आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लगने बंद होंगे, लेकिन आगे वाले 3 साल तक आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर आप एक बार सीएसआर में फंस गए। इसका मतलब ये हो गया कि जिस साल आप सीएसआर में फंसे उसके आगे वाले 3 साल के लिए भी फंस जाओगे, अगर लिमिट आपकी एक्सीड नहीं भी करती तब भी। पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं है, ये लिमिट हटा दी गई, ये चीज हटा दी गई। इसका अलावा ये बहुत जेन्युइन पॉइंट है। ऐसा हो सकता है कि आगे वाले कंपनी में आगे वाले सालों में कंपनी लॉस में है और स्टिल उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है 3 साल तक, क्योंकि एक बार वो सीएसआर में फॉल करके तो आगे वाले 3 साल तक भी करना पड़ेगा। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, तो ये पॉइंट ही हटा दिया अमेंडमेंट लाकर। इसमें सिर्फ इतना बोला, इसका अलावा ये हटाने की इंटरप्रिटेशन क्या है, अब हर साल के बेस पे देखा करेंगे। अगर इस साल लिमिट एक्सीड करी तो उससे अगले साल आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है, अगर इस साल लिमिट वापस कम हो गई इससे नीचे तो अगले साल सीएसआर कंट्रीब्यूट नहीं करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 22-23 में आपकी 50 करोड़ की लिमिट थी तो नेट प्रॉफिट की 5 करोड़ से ज्यादा थी और टर्नओवर भी आपका 1000 करोड़ से ऊपर जा रहा था, तो आपको 23-24 में सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन 23-24 में आपकी नीचे आ गई लिमिट, तो अब आपको इसके बेस पे 24-25 में सीएसआर कंट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि अब आपको वो 3 साल तक वाला क्राइटेरिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये मेन अमेंडमेंट है, यही पेपर में आएगी जो मेरे को लग रहा है, ये मेन अमेंडमेंट है। समझ आ गई मेरी बात, यही मेन अमेंडमेंट है जो पेपर में आ सकती है सीएसआर के प्रोविजन में। अमेंडमेंट तो और भी आई है लेकिन मेन अमेंडमेंट यही है जो मेरे को लगता है कि जो पेपर में आ सकती है। ठीक है जी, क्या अमेंडमेंट है फटाफट सम अप करो। तो हम पहले बात तो ये कि सीएसआर लगेंगे कब हमारे पे, तो हमें इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना होता है। तो अगर 23-24 चल रहा है तो 22-23 में हम इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में आ रहे हैं नहीं आ रहे ये देखेंगे। अगर मान लो 22-23 चल रहा है तो 21-22 में हम तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में आ रहे हैं नहीं आ रहे ये देखेंगे। तो जिस साल आप इस क्राइटेरिया में आए हो उस साल आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट नहीं करना, उसके अगले साल से करना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्राइटेरिया देखना होता है कि आप पिछले साल में इस क्राइटेरिया में थे नहीं थे, अगर पिछले साल थे तो इस साल कंट्रीब्यूट करना है। तो अब 23-24 चल रहा है तो 22-23 के अंदर आप इस क्राइटेरिया में थी नहीं थी उसके बेस पे देखेंगे। और मैंने बोला कि एक बार अगर आप सीएसआर में आ गए, मान लो आपको 23-24 में सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है, एक बार आप सीएसआर में आ गए तो अब अगर इस साल आपको लॉस भी हो रहा है तब भी आप, और अगले साल भी लॉस हो रहा है, उससे अगले साल भी लॉस हो रहा है, तो पहले क्या होता है 3 साल तक अगर आपको लॉस हो भी रहा है तब भी आपको 3 साल तक सीएसआर कंट्रीब्यूट करना होता है। लॉस होने का मतलब कह सकता हूं या ऐसा कह सकता हूं कि इन तीनों में से आप किसी एक क्राइटेरिया में, हो सकता है लॉस ना हो रहा हो लेकिन आप इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में आ रहे हो सकता है आप इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में आ रहे हो। तो पहले ऐसा होता था कि आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ता था कि आप तीन ना आ रहे हो, मतलब ना आ रहे हो, कि अगर पहले ऐसा होता था कि अगर आप इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में नहीं भी आ रहे तब भी आपको सीएसआर कंट्रीब्यूट करना होता था 3 साल तक, अगर एक बार आप सीएसआर में आ गए। लेकिन अब वही लिमिट हटा दी गई, अब सिर्फ हर साल के बेस पे देखेंगे, है ना, कि अगर पिछले साल है तो इस साल कंट्रीब्यूट करना है, अगर इस साल आप सीएसआर के प्रोविजन से आउट होगा तो आपको अगले साल कंट्रीब्यूट नहीं करना। अब फ्यूचर में आप जब से कभी सीएस के क्राइटेरिया में आओगे सीएसआर के क्राइटेरिया में तो उससे अगले साल कंट्रीब्यूट करना है। तो ये हर साल के बेस पे चलता रहेगा। उससे अगले साल मान लो फिर सीएसआर के क्राइटेरिया से आउट हो गए तो फिर अगले साल से नहीं करना, ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट देखो गाइस, ये सीएसआर इंप्लीमेंटेशन पे है। ये रूल 4 पूरा ही बदल चुका है, इसमें तो कुछ भी नहीं है कि सीएसआर कंपनी या तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करे इटसेल्फ या वो किसी सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू या किसी ट्रस्ट के थ्रू कंट्रीब्यूट करवा ले, उसके बारे में बताया हुआ है। इस रूल में थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस करें, अलग अलग एंटिटीज के नाम ऐड करें और कुछ नहीं है, तो बेकार है, पढ़ लेना अपने आप ही। मेन इसमें एक अमेंडमेंट है, ये पढ़ना है, सीएसआर रिपोर्टिंग। ये क्या चीज है, बड़े ध्यान से सुनना। हर एक कंपनी की हर साल बोर्ड रिपोर्ट बनती है, तो जब बोर्ड रिपोर्ट बनती है तो उसके साथ में जब जिस कंपनी के ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लग रहे हैं तो उनको साथ में एक सीएसआर की रिपोर्ट भी बनानी होती है, लगानी होती है कि हमने सीएसआर कहां कंट्रीब्यूट करा, कितने अमाउंट का करा, वगैरह वगैरह। तो उसके इसमें एक चीज और होती है उसके अंदर कि अगर किसी कंपनी का जो सीएसआर ऑब्लिगेशन का अमाउंट है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये 10 करोड़ की लिमिट से कंफ्यूज मत होना, इसको ऊपर वाली लिमिट से मत जोड़ना। ये जो ऊपर आपने 3 लिमिट पढ़ी है ना, ये तो ये लिमिट है कि किस कंपनी के ऊपर सीएसआर लगेगा। यहां से कि अगर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, तो इन पे सीएसआर लगेगा। और अगर इनमें से आप इस साल इसमें किसी एक क्राइटेरिया को वही एक्सीड कर जाते तो अगले साल से आपको क्या करना है, सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है अगले साल में। ये तो ये बताता है, ये वाला क्राइटेरिया तो ये बताता है। ये जो 10 करोड़ की लिमिट है ये बता रही है सीएसआर इंप्लीमेंटेशन। ये जहां पे शब्द यूज हो रहा है ना, इंपैक्ट असेसमेंट, ये सीएसआर वाई इंपैक्ट असेसमेंट क्या चीज होती है मैं तुम्हें बताता हूं। कह रहा अगर आपकी कंपनी की सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ इससे ज्यादा है, मतलब जो सीएसआर का अमाउंट निकल कर आया है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है,
तो आपको एक सीएसआर इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। सीएसआर इंपैक्ट असेसमेंट मतलब कि आपने जो पैसा लगवाया उस पैसे से कितने लोगों का भला हुआ और एक्चुअल में कितना अच्छा हुआ कितना बुरा हुआ उसको असेस करवाओ। सीएसआर इंपैक्ट असेसमेंट समझ आ गया ना, शब्द क्या है सीएसआर इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब आपने जो पैसा लगाया, यार आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर से दवाई लेते हो तो आप पूछता ना डॉक्टर आपसे कि दवाई का असर आ रहा है नहीं आ रहा, तो सेम अगर आपने किसी जगह पे सीएसआर कंट्रीब्यूट करा तो उस जगह की कितनी ग्रोथ हुई कितना बेनिफिट मिला उसकी एक असेसमेंट करवा के एक रिपोर्ट और रेडी करो। लेकिन वो सारी कंपनियों को नहीं करवाना होता। जिन कंपनियों का सीएसआर का जो अमाउंट निकल कर आ रहा है कंट्रीब्यूट करने वाला वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उनको करना होता है। जैसे हमारे इस एग्जांपल में जो अभी हमने देखा, यहां पे हमने देखा कि भाई हमारी कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ हो गया, तो भाई 22-23 के अंदर, तो अब आपको 23-24 में सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आपने 1000 करोड़ से एक्सीड कर दिया। और सीएसआर जो कंट्रीब्यूट करना होता है पिछले 3 साल की एवरेज नेट प्रॉफिट का करना होता है। तो एवरेज नेट प्रॉफिट हमारे 3 साल की 150 करोड़ थी, नहीं नेट प्रॉफिट हमारे 3 साल का 150 करोड़ था, उसका एवरेज निकाला 50 करोड़ हो गया, तो उसका 2% कितना हो गया 1 करोड़। तो इसका मतलब हमारा जो सीएसआर ऑब्लिगेशन है यहां पे 1 करोड़ है, इसका मतलब लेस देन 10 करोड़ हो गई। यहां पे हमारे एग्जांपल में सीएसआर ऑब्लिगेशन कितनी है 1 करोड़, इसका मतलब ये लेस देन 10 करोड़ है। तो इस कंपनी को सीएसआर नहीं करना, इस कंपनी को सीएसआर इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करना, लेस देन 10 करोड़ है तो इसको सीएसआर तो कंट्रीब्यूट करना है 1 करोड़ वाला, लेकिन इस कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करवाना। इस कंपनी को क्या नहीं करवाना, इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करवाना कि आपने जो पैसा लगाया उसका कितना बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, क्या उसका इंपैक्ट है, की रिपोर्ट नहीं बनानी। वो किसको बनानी है, अगर आपका जो सीएसआर वाला अमाउंट जो निकल कर आया, मैं वापस बोल रहा हूं शब्द पे फोकस कर लो, मैं ये नहीं बोला तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना निकल गया। जैसे हमारे एग्जांपल में नेट प्रॉफिट 150 करोड़ है तो ये 10 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन जब हम 150 करोड़ की एवरेज निकाल रहे हैं 50 करोड़ है, वो भी 10 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन जब हम उसका 2% निकाल रहे हैं तो वो खाली 1 करोड़ है। तो इसका मतलब हमारी जो सीएसआर ऑब्लिगेशन है, जो हमें सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है वो खाली 1 करोड़ का ही करना है इतने प्रॉफिट में से। तो हमारी जो सीएसआर ऑब्लिगेशन है वो 1 करोड़ है, तो हमारे को ये इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करवाना। लेकिन जिन कंपनियों का एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा है एज पर सेक्शन 135, तो उनको किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा of their project having outlays of 1 crore or more which have been completed not less than 1 year before undertaking the impact assessment। इसका मतलब क्या कि अगर आपकी कंपनी का सीएसआर का जो अमाउंट है एवरेज में वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसमें से आपने 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जहां जहां इन्वेस्ट करा है, मान लो 10 करोड़ रुपए तो आपका है, आपको 10 मान लो आपका सीएसआर का अमाउंट 10 करोड़ निकल के आया जो आपको कंट्रीब्यूट करना है। अब 10 करोड़ में से कुछ पैसा आपने कहीं पे जगह 20 लाख लगाया होगा, कहीं जगह 30 लाख लगाया होगा। अगर किसी जगह पे अगर आपने 1 करोड़ या उससे ज्यादा का पैसा लगाया हो 10 करोड़ में से एक ही जगह पे, तो आपको उसकी इंपैक्ट असेसमेंट करवानी पड़ेगी कि उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। 10 और 1 में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। तो पहले तो हमने ये देखना है कि इस वाले क्राइटेरिया से ये निकल के आ रहा है कि हमारे को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है। एक तो ये बात हुई, कंट्रीब्यूट कितना करना है जी, जो एवरेज नेट प्रॉफिट है 3 साल का उसका 2%, तो हमने नेट प्रॉफिट निकाला जी, उसका 2% निकल गया 1 करोड़। मगर अगर ये 10 करोड़ होता तो आपको क्या करवाना पड़ता, इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता, 10 करोड़ उससे ज्यादा होता। और जो आपको इंपैक्ट असेसमेंट करवाना है वो कितना करवाना है, इंपैक्ट असेसमेंट जो आपको करवाना है वो किससे करवाना है, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाना है, लिखा है ना इन द 3 इमीडिएटली। मगर ये जो 10 करोड़ है ये क्या कह रहा है, एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़ और मोर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन बोल रहा है, मतलब पहले साल खाली 10 करोड़ नहीं, अगर 3 साल की एवरेज निकल के 10 करोड़ आ रही है, मान लो आपने 22-23 के अंदर सीएसआर जो कंट्रीब्यूट करा वो 15 करोड़ था, ये अभी यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं वो सीएसआर कंट्रीब्यूट की कर रहा हूं। तो पहले साल अभी आपका 10 करोड़ से ऊपर चला गया, लेकिन स्टिल अभी आपको इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करवाना। मान लो आपका 23-24 के अंदर सीएसआर कंट्रीब्यूशन 10 करोड़ का था, मान लो आपका 24-25 के अंदर सीएसआर कंट्रीब्यूशन 5 करोड़ का था, तो टोटल कितना हो गया 30 करोड़। तो आप 3 साल की जो एवरेज लोगे, अब आप इसकी एवरेज निकालोगे, तो 30 करोड़ डिवाइड बाय 3, तो ये निकल के आ गया 10 करोड़। तो आपका 3 साल का जो एवरेज निकल गया वो 10 करोड़ है, तो आपकी कंपनी को सीएसआर इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा कि आपका ये पैसा कहां यूज हो रहा है, कैसे यूज कर रहा है, उसका असेसमेंट करवाना पड़ेगा किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कि पैसा अच्छी जगह पे यूज हो रहा नहीं हो रहा, उसका कितना फायदा मिल रहा है कितना नहीं, उसकी भी एक डिटेल लगानी पड़ेगी। तो ये जो हम बेस बना रहे हैं सीएसआर कितना कंट्रीब्यूट करना है उसको बना रहे हैं, यहां पे उसकी एवरेज ले रहे हैं। ऊपर जो हम एवरेज ले रहे थे वो हम नेट प्रॉफिट की एवरेज ले रहे थे, 3 साल के नेट प्रॉफिट की, उसके बेस पे मैं निकाल रहे थे कि सीएसआर का अमाउंट कितना बन रहा है, तो वहां 1 करोड़ बन रहा था। अगर ये सीएसआर का अमाउंट 10 करोड़ बन रहा होता, और ऐसे 1 साल नहीं ऐसे 2-3 साल की एवरेज निकाल के अगर 10 करोड़ की एवरेज निकल के आ रही है पिछले 3 साल की एवरेज,
तो आपको सीएसआर इंपैक्ट असेसमेंट कराना है। खाली पहले साल ही 10 करोड़ निकल गया तो नहीं करवाना। अगले साल जैसे पहले साल 15 आया, अगले साल 10 आया तो अभी नहीं करवाना। तीसरे साल 5 आया, अभी भी नहीं करवाना। अब 3 साल की एवरेज निकालोगे चौथे साल में, अगर 3 साल की एवरेज निकाली तो 10 करोड़ आ गई, तो अब चौथे साल जो होगा, अब जो 25-26 होगा, इस साल आपको इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल की एवरेज 10 करोड़ निकल के आई है। तो ये सीएसआर का अमाउंट कितना निकल रहा है उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपको इंपैक्ट असेसमेंट करवानी है या नहीं करवानी। तो अब इसमें हुआ क्या है कि जब आप सीएसआर का इंपैक्ट असेसमेंट करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो एजेंसी ये इंपैक्ट असेसमेंट करेगी वो फीस लेगी, और आप लोगों ने जब सीएसआर कंट्रीब्यूट करोगे आपका आने जाने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे लगे होंगे, तो आप कितना खर्चा निकाल सकते हो उसी पैसे में से, वो ये बता रहा है। तो उसमें लिमिट में चेंज हुआ है। पहले वो कह रहा है शेल नॉट एक्सीड 2% ऑफ टोटल सीआरएस एक्सपेंडिचर। जैसे हमारे एग्जांपल में इस साल मान लो हम 10 करोड़ रुपए सीएसआर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एग्जांपल लेके बात करते हैं, तो इसका 2% कितना हो गया? 10 करोड़ का 2%, तो 10 करोड़ का 10% हो गया 1 करोड़, तो 2% हो गया 20 लाख। इसका मतलब ये कि आपका जो ये 2% हो गया, इसका मतलब ये कि आप जो सीएसआर कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए आपका जो ओवरऑल में खर्चा लगा, ये जो इंपैक्ट असेसमेंट करवा रहे हो, कंट्रीब्यूट करने के लिए आने जाने लेबर भेजी होगी, स्टाफ भेजा होगा, एजेंसीज के पास भेजा होगा, उनके फॉर्म फाइलिंग होती है, प्रोसीजर होते हैं, उसमें जो भी आपका खर्चा आया है वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सीएसआर के अमाउंट का। तो 10 करोड़ अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो सीएसआर में तो उसका 2% 20 लाख हो गया, इससे ज्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 2% है, पहले 5% था, वो चेंज होकर कितना हो गया 2%, और कह रहा है 2% और 50 लाख विच एवर इज हायर। पहले कितना था? लेस। पहले था, पहले जो लिमिट थी ना वो ऐसे थी 5% और 50 लाख विच एवर इज लेस, और अब ये लिमिट हो गई है, पहले वाली लिमिट क्या थी? 5% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर, ये ओल्ड प्रोविजन था, और 50 लाख विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है, पहले ये देखते थे। और अब जो न्यू प्रोविजन आया है, अब जो न्यू प्रोविजन है वो क्या है अमेंडमेंट आने के बाद? वो है 2% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर, 2% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं, सीएसआर के अमाउंट का 2% आप एक्सपेंस में लगा सकते हो, और 50 लैक्स विच एवर इज हायर। अब हायर हो चुका है लेकिन ऊपर यहां पे 2 हो गया, तो 2%, जैसे हमारे एग्जांपल में 2% कितना निकल के आया? 20 लाख। तो 20 लाख और 50 लाख विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सा हुआ? 50 लाख। इसका मतलब यह कि आप इस साल 50 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह कि आप इस साल 50 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूट का मतलब, सॉरी कंट्रीब्यूट कह रहा हूं, सीएसआर एक्सपेंडिचर कर सकते हो, जो सीएसआर को करने के लिए एक्सपेंडिचर लगा है। सीएसआर तो आप पूरा कंट्रीब्यूट करोगे, वो जो 10 करोड़ बन रहा है आपका वही कंट्रीब्यूट करोगे, ये 10 करोड़ का तो कंट्रीब्यूशन है, ये करोगे। लेकिन इस कंट्रीब्यूट को करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस लगे हैं वो मैक्सिमम 50 लाख के होंगे, बस ये है इसका मतलब। ठीक है जी, ये है इसका मतलब। तो ये अमेंडमेंट आई है, आपकी सीएसआर वाली अमेंडमेंट खत्म हो गई। ठीक है जी।